अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाल्लाह अपनी एक्सरसाइज 2.3 को सारा के सारा सोल्व करेंगे। अपनी एक्सरसाइज 2.3 के सॉल्यूशन के साथ साथ आप वो और भी बहुत सी चीज़ें सीखेंगे इस पूरी वीडियो के अंदर। जैसे कि आप सीखेंगे कि किसी का करैक्टरिस्टिक, मैंटीसा, कॉमन लोगरिथम क्या होता है, एंटी लोगरिथम क्या होता है और नेचुरल लॉग क्या होता है। ये सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनके बारे में आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, जो कि इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा आप इस पूरे चैप्टर की या अपनी और भी वीडियोस के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आप ले सकते हैं। पूरी की पूरी प्लेलिस्टें मौजूद हैं, आप वहां से लिंक ले सकते हैं। नेक्स्ट टाइम स्टैम्प इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी जाएगी। आपको जो सा क्वेश्चन देखना है आप डायरेक्ट उस पर भी क्लिक करके अपना क्वेश्चन देख सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, आप इसको ज़रूर विजिट करें। यहाँ पे इंशाल्लाह सारे वीडियोस और बाकी सारा जो कंटेंट है वो अच्छे से वेल अरेंज तरीके से लगाया जाएगा, तो आप इजीली वहाँ पर भी देख सकते हैं। वीडियो के नीचे कमेंट आपने लाजमी करने हैं और अगर अच्छी लग जाए तो लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को समझना और उसके बाद अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम समझेंगे वो कॉमन लोगरिथम का होगा। तो अभी तक आपने पीछे जितनी भी एक्सरसाइज सॉल्व की हैं 2.1, 2.2 और ये 2.3, इनके अंदर हमने अभी तक लॉग के बारे में काफ़ी डिटेल में देखा था। हमने समझा था कि लॉग बेसिकली चीज़ क्या है। जैसे कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है ना कि लॉग लिखा हुआ है इस तरीके से, लॉग 2 की पावर, बल्कि इस तरीके से लॉग 3 और आगे 9 लिखा हुआ है, तो इसका जो जवाब आएगा वो 2 आएगा। अब इसका जवाब क्यों आ रहा है, बेसिकली 3 की पावर 2 लेने से 9 आता है ना, तो इसलिए 9 का लॉग क्या होगा, 2 होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, 3 की पावर 2 लेने से क्या आता है, 9 आता है, इसलिए। तो ये जो ऊपर पावर होती है ना, ये आपको लॉग बता देती है किसी भी वैल्यू का, तो 9 का जो लॉग है वो क्या होगा, वो 2 होगा। ओके, हमने ये चीज़ पहले वाली वीडियोस में बहुत अच्छे से देखी थी। अब बेसिकली यहाँ पे जो हम लॉग ले रहे हैं इसकी बेस क्या ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं। तो अगर मैं ये 3 बेस वाले के बजाय मैं ये वाला लॉग ले लूँ जिसकी बेस हो 10, इसकी बेस क्या लेता हूँ, 10 लेता हूँ, और आगे इसकी मैं कोई भी वैल्यू लिख देता हूँ। मैं लेट्स सपोज इसके आगे 100 लिख देता हूँ। अब ये जो 100 है, 100 का log 10 क्या होगा, वो होगा 2, वो भी 2 होगा, क्योंकि 10 की पावर 2 लेने से क्या आता है, 100 आता है। तो हमने बेस की पावर लेनी होती है, वो पावर जिस पावर से क्या आना, ये वाली वैल्यू, उसी पावर को हम क्या कहते हैं, log कहते हैं। जैसे कि बेस यहाँ पे 10 थी, तो 10 की मैं क्या ऐसी पावर लूँगी, 100 है, तो 10 की पावर 2 लेने से 100 आता है, तो लिहाजा 100 का जो log है वो क्या होगा, 2 होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने पहले किए हुए हैं, मैं उनको एक बार रिपीट कर रहा हूँ। अब इस सारे एग्जाम्पल के अंदर जो कॉमन लॉग है ना, कॉमन लॉग हम उस वाले लॉग को कहते हैं जिसकी बेस 10 हो। जैसे कि इस लॉग की बेस क्या थी, 10 थी, तो इसको क्या कहेंगे, ये कॉमन लोगरिथम है। इसकी बेस 3 है, इसे कॉमन लॉग नहीं कहेंगे। अब आगे जितना भी हम पढ़ेंगे उसके अंदर जितना भी हम लॉग यूज करेंगे, हमने सिर्फ वही वाला लॉग यूज करना है जिसकी बेस क्या होगी, 10 होगी। ठीक है, इस पूरी बुक में हम बेस 10 वाले लॉग को डिस्कस करेंगे, इस पूरे आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर भी और आने वाली एक्सरसाइज के अंदर भी। अब ये लॉग 3 वाली बेस, 5 वाली बेस वालों को हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ इसको करेंगे, क्योंकि डेली लाइफ में भी सबसे ज्यादा यही वाला लॉग यूज किया जाता है। तो कॉमन लोगरिथम का पता चल गया आपको। कॉमन लोगरिथम क्या होता है, वो लोग जिसकी वैल्यू, जिसकी बेस, बल्कि ये बेस होती है, ऐसा लोग जिसकी बेस क्या हो, 10 हो, उसे हम कहते हैं कॉमन लोगरिथम। अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका भी है, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, log 100। अब मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे बेस 10 नहीं लिखूंगा। ये बात ध्यान में रखें कि अगर आपके पास कोई log लिखा हुआ है, उसकी बेस में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो तब भी उसका मतलब क्या है, वहां पे क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो कॉमन लोगरिथम की बेस लिखना जरूरी नहीं होती, उसकी बेस अंडरस्टैंड होती है कि यहाँ पे क्या मौजूद है, 10 मौजूद है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती। आपको पता है मैथ में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमें अंडरस्टूड बात होती है, पता होता है, तो उसको बार बार लिखा नहीं जाता। जैसे मेरे पास कोई नंबर लिखा हुआ है ना, अगर मेरे पास लेट्स सपोज नंबर लिखा हुआ है 3 या x लिखा हुआ है, अब x के ऊपर कोई पावर मौजूद नहीं है, लेकिन आपको पता है जहाँ कोई पावर ना वहाँ 1 होता है, तो 1 मौजूद है। इसी तरीके से x के आगे भी कोई नंबर मौजूद नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कोई नंबर है ही नहीं है, बेसिकली आगे भी क्या मौजूद है, 1 मौजूद है।
इसके नीचे भी कुछ नहीं है, तो नीचे भी क्या मौजूद होगा, 1 मौजूद होगा। तो ये चीजें हमें अंडरस्टैंड होती हैं, इनको बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती। सेम यही बात इस कॉमन लॉगरिथम में भी है। तो ऐसा लॉग जिसकी बेस 10 हो उसे कॉमन लॉगरिथम कहते हैं, और उसकी बेस को हम लिखते नहीं है, वो हमें पता होती है कि कॉमन लॉग है उसकी बेस 10 है, और हमें ये भी पता अगर किसी के यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तब भी उसका क्या मतलब है, 10 नहीं है वहां पे। ओके, तो इस तरह का जो लॉग होता है जिसकी बेस 10 हो उसे हम कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। अब इसी चीज को आपकी बुक में उसने लिखा हुआ है डेफिनेशन के तौर पर, द कॉमन लॉगरिथम इज द लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम ऐसा लॉगरिथम है विद अ बेस ऑफ 10, जिसकी बेस क्या होती है, 10 होती है। ओके, ये चीज है बेस, जिसकी बेस होती है 10। आगे वो कहता है इट इज रिटन एज लॉग, इसको इस तरीके से लिखा जाता है सिंपल लॉग ऐसे करके, या फिर इसके नीचे छोटा सा 10 भी लिख दिया जाता है। तो इट इज रिटन एज log 10 और सिंपली एज log, या तो इसको सिंपल ऐसे log नीचे छोटा सा 10 बेस में 10 भी लिख सकते हो आप, या फिर आप सिंपल खाली log ही लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप बेस में 10 भी लिखें, जैसे हमने यहाँ पे बेस में कुछ नहीं लिखा था तो आप ऐसा भी लिख सकते हो इसे। आगे उसने ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है कि व्हेन नो बेस इज मेंशन्ड, जब कहीं पे कोई बेस ना लिखी हो, इट इज यूजुअली अज्यूम टू बी बेस 10, तो उसका मतलब है कि वहां पे जो बेस है वो बेस 10 है। जैसे यहाँ पे मैंने कोई बेस नहीं लिखी तो इसका यही मतलब है कि यहाँ पे कौन सी बेस है, यहाँ पर बेस क्या होगी, 10 ही होगी। तो ये बात होगी हमारे पास कॉमन लॉगरिथम के ऊपर। अब ये जो कॉमन लॉगरिथम है इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके ऊपर देखते हैं कि किस साइंटिस्ट ने हमें कॉमन लॉगरिथम के बारे में बताया और इसके ऊपर काम किया था। अब उनकी बात करते हैं। तो ये आपकी बुक में लिखा भी हुआ है साइड बॉक्स में कि आपके पास थे एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे हेनरी ब्रिग्स, उनका नाम था हेनरी ब्रिग्स। उन्होंने क्या किया था कि जॉन नेपियर ने जो काम किया था लॉगरिथम के ऊपर, हमने ये पुरानी वीडियोस में इनके ऊपर भी बात की थी कि जो लॉग है, लॉग की जो शुरुआत है वो तो मुस्लिम साइंटिस्ट के काम से हुई थी, लेकिन मुस्लिम साइंसदानों के जितना भी काम था उस काम को मिल मिला के सबसे पहले लॉगरिथम का जो कॉन्सेप्ट बनाया वो किसने बनाया था, वो जॉन नेपियर ने बनाया था। अब उसी जॉन नेपियर के काम को मजीद आगे कौन लेके गया, हेनरी ब्रिग्स लेके गए, और उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने बेस 10 वाले लॉग के ऊपर काम किया था। यही बात उन्होंने आगे लिखी है कि इंग्लिश मैथमेटिशियन हेनरी ब्रिग्स एक्सटेंड नेपियर वर्क, हेनरी ब्रिग्स ने जॉन नेपियर के वर्क को मजीद आगे एक्सटेंड किया एंड डेवलप द कॉमन लॉगरिथम, और कॉमन लॉगरिथम को डेवलप किया। ही आल्सो इंट्रोड्यूस लॉगरिथमिक टेबल, और उन्होंने लॉगरिथमिक टेबल भी बनाए थे। अब ये लॉगरिथमिक टेबल कौन से हैं, इनके ऊपर हमने करनी है बात, ये आगे यूज भी होंगे तो तब आप इनको देख लेंगे। तो ये याद है एमसीक्यूज, इनको पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ तक हमने अपने कॉमन लॉगरिथम को अच्छे से समझ लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा अब कि कॉमन लॉगरिथम क्या चीज़ है। हम इसको ज़रा साइड पे करके लिख लेते हैं कि कॉमन लॉगरिथम क्या है, ऐसा लॉग है जिसकी जो बेस होती है वो होती है 10 होती है। ओके, तो अब इसकी एग्जांपल के तौर पे मैं आगे 100 लिख देता हूँ। 100 का जो लॉग है वो क्या आएगा, 2 आएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग, खाली यहाँ पे 10 ना भी लिखें तब भी इसका मतलब है कि इसकी बेस क्या है, 10 है, तो log 100 क्या आएगा, 2 आएगा। इस तरीके से अब मजीद भी कुछ बातें इनके ऊपर उस पर बात करते हैं। देखिए ये तो मेरे पास 100 था ना, तो इसका सिंपल मेरे पास log आ गया 2। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 100 का log ले लिया, 2 आ गया। लेकिन अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू आ जाए तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स आंसर भी आ सकता है। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक वैल्यू का log लेता हूँ जी, मैंने लिखा log 5000, मैंने 5000 का log लिखा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई 3.698। इसी तरीके से आप कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो आपके पास पॉइंट्स में भी आ सकता है log, और सिंपल इंटीजर की फॉर्म में भी आ सकता है। अब बेसिकली जो चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जब भी किसी का log लेते हैं तो आपके पास 2 वैल्यूज आती हैं, एक पॉइंट से पहले वाली और एक पॉइंट के बाद वाली। ये जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है ना, इसको हम कहते हैं करेक्टर, और पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू होती है उसे हमने नाम दिया हुआ है मैंटिसा का। ओके, तो यहाँ से ये बात आपको समझ आई कि जब भी किसी वैल्यू का log लेते हैं तो हमारे पास 2 वैल्यूज आती हैं, एक होती है करेक्टर और दूसरा क्या होता है, मैंटिसा। इसी बात को हमने लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ इस तरीके से कि लोगरिथम ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। किसी भी नंबर के लोगरिथम के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं,
एक हिस्से को हम कहते हैं करैक्टर, जैसा कि 3 को हमने क्या कहा था, ये करैक्टर है। और ये वाला जो हिस्सा है इसे हम क्या कहते हैं, मेंटिसा, मतलब पॉइंट के बाद वाला जो हिस्सा होता है उसे हम मेंटिसा कहते हैं, और पॉइंट से पहले वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, करैक्टर कह रहे होते हैं। लोग लेने के बाद जो वैल्यू आती है उसकी बात हो रही है। अब यहाँ पर आपके ध्यान में आ सकता है कि हमने इसका भी तो लोग लिया था ना, इसका लोग 2 आया, तो क्या यहाँ पे कोई करैक्टर और कोई मेंटिसा नहीं है, 100 का लोग लिया 2 आ रहा है। देखिए इसमें भी करैक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा मौजूद है, ये खाली 2 लिखा हुआ है ना, आपको पता है जो वैल्यू सिंपल लिखी हो उसके एंड पे पॉइंट होता है, तो इसका पॉइंट का क्या होगा, लास्ट पे होगा। और इस पॉइंट के बाद में क्या मौजूद होता है, 0, जो कि लिखना जरूरी नहीं होता इसलिए हम नहीं लिखते, लेकिन आप लिख सकते हो। अब इस केस में भी 2 वैल्यूज आई हैं आपके पास। पहली वाली वैल्यू है उसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा करैक्टर है। और ये जो पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है वो 0 है, उसे हम क्या कहेंगे, मेंटिसा कहेंगे। तो आप जब भी किसी वैल्यू का लोग लेते हैं तो आपके पास जो भी नंबर आता है उस नंबर में पहले वाले हिस्से को हम कहते हैं करैक्टर और दूसरे वाले हिस्से को क्या कहते हैं, मेंटिसा। तो यहाँ से ये बात समझिए कि आपने अगर किसी वैल्यू का लोग फाइंड करना हो ना, तो बेसिकली आपको 2 चीजें चाहिए। पहले आप फाइंड करोगे करैक्टर और देन आप क्या फाइंड करोगे, मेंटिसा। जब आपको ये दोनों चीजें पता चल जाएंगी, आप उनको मिला के लिख देंगे तो वो क्या आ जाएगा, आपके पास लोग आ जाएगा। इसी चीज को हमने कुछ इस तरीके से आपके सामने लिख दिया। या आपके बुक में उन्होंने फॉर्मूले के फॉर्म में आप क्या लेंगे, लिखा है कि किसी भी नंबर का आपने अगर लोग लेना था तो आपको क्या चीजें फाइंड करना पड़ेंगी उसकी, आपको एक तो करैक्टरिस्टिक फाइंड करना पड़ेगा और दूसरा मेंटिसा फाइंड करना पड़ेगा। जब आप ये दोनों फाइंड कर लेंगे तो आप इनको जमा कर देना, आपके पास उस नंबर का लोग आ जाएगा। ये सिंपल सा मेथड है लोग फाइंड आउट करने का। अब बात यहाँ पे ये आती है कि करैक्टरिस्टिक्स यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में से सिंपल करैक्टर भी कहते हैं, कि आपने ये करैक्टर और मेंटिसा कैसे फाइंड करना है। अब यहाँ पे ये सवाल है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि करैक्टर को कैसे फाइंड किया जाता है, उसके बाद फिर हम मेंटिसा को सीखेंगे कि मेंटिसा कैसे फाइंड किया जाता है। तो बात करते हैं अपने करैक्टरिस्टिक्स को कैसे फाइंड किया जाता है। उसी चीज को आपके सामने लिख दिया हमने, करैक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशन कर लेते हैं, जो कि आपकी बुक में लिखी हुई है कि करैक्टरिस्टिक्स क्या है। वैसे मैंने आपको बता तो दिया कि करैक्टरिस्टिक क्या है, आप देखें। करैक्टरिस्टिक कोई भी नंबर होता है जो पॉइंट से पहले आता है, सिंपल वर्डिंग में बता रहा हूँ। अब ये नंबर प्लस में भी हो सकता है, ये माइनस में भी हो सकता है, समटाइम ये माइनस में भी आता है। तो इसलिए मैं नंबर कहने के बजाय मैं इसके लिए एक इंटीजर का वर्ड यूज करूंगा। इंटीजर आपको पता है प्लस में भी होते हैं, माइनस में भी होते हैं, तो इसकी डेफिनेशन में भी इंटीजर का वर्ड हम यूज करेंगे और ये बात करेंगे कि करैक्टर क्या होता है। करैक्टर बेसिकली किसी भी लोग का जो इंटीग्रल पार्ट होता है ना, इंटीजर वाला हिस्सा होता है, उसको हम कहते हैं करैक्टर। यही बात उसकी डेफिनेशन में वो लिखेगा कि द करैक्टर इज द इंटीग्रल पार्ट। देखिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लोगरिथम, कि करैक्टर क्या है, किसी भी लोग का इंटीग्रल पार्ट है, मतलब पॉइंट से पहले वाला। इट टेल अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर, जो कि आपको ये बताता है कि नंबर कितना बड़ा है और कितना छोटा है। डेफिनेटली अगर पॉइंट से पहले वाली पॉजिटिव नंबर होगा तो वो आपको बताएगा कि ये एक बड़ा नंबर है, और अगर ये नेगेटिव में आएगा तो बताएगा कि ये छोटा नंबर है। तो ये हमने बात कर ली कि करैक्टरिस्टिक क्या होता है। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं, जो हमारा सवाल था, और उस पे आते हैं। उसके रूल्स हैं कुछ, उसको हमने लिख दिया, रूल्स फॉर फाइंडिंग द करैक्टरिस्टिक्स, कि किसी भी नंबर का करैक्टर फाइंड करने का क्या रूल है। तो अब बारी बारी देखते हैं। सबसे पहला रूल, फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1, ऐसा नंबर जो कि 1 से बड़ा है उसका आपने करैक्टर फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, पहले आपको ये बताते हैं। तो रूल जो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि करैक्टर कैसे फाइंड करना, वो ये है, आपने देखना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, कि डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड पर कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, और फिर आपने क्या कर देना है, उसमें से माइनस कर देना है 1 को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, करैक्टर आ जाएगा। अब ये क्या बात है, इसको हम प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं और फिर पढ़ेंगे, फिर आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो पहले एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो आपके सामने मैंने 3 एग्जांपल लिखी हैं। अब इन तीनों एग्जांपल पे इसको अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि करैक्टर कैसे फाइंड किया जाता है। सबसे पहले आप देखें कि मुझे जिस वैल्यू का लोग लेना है, इस वैल्यू का पॉइंट कहाँ पर है। तो कहीं पे पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो पॉइंट जब कहीं नज़र ना आ रहा हो तो वो लास्ट पे होता है, मतलब कि 7 के बाद इसका होगा पॉइंट, यहाँ पे ये पॉइंट है। तो जैसा कि उसने कहा करैक्टर फाइंड करने का तरीका क्या है, कि नंबर ऑफ डिजिट टू द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। आपने देखना कि इस पॉइंट के, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पर कितने डिजिट्स हैं, कितने डिजिट्स हैं, ये 0 से इधर 1 2 3 डिजिट्स हैं, तो मैंने लिख लिया 3।
और फिर क्या कर देना, इसमें से -1 कर देना। तो इसमें से मैं कर देता हूँ -1, तो 3 - 1 क्या आएगा, 2 आएगा। तो लिहाजा इसका जो करेक्टर है वो क्या है, वो 2 है। ओके, जिसका आपने लॉग लेना है, और आपको पता ना, अभी बताया कि लॉग आपने जिसका फाइंड करना हो, दो चीजें चाहिए होती हैं, पहला करेक्टर और दूसरा मेंटीसा। तो अभी हम सिर्फ करेक्टर फाइंड करना सीख रहे हैं, फिर मेंटीसा फाइंड करना सीखेंगे, फिर दोनों को जमा करेंगे। ये जो लो की वैल्यू है ये भी ऐसी ही आई है। इसका पहले करेक्टर फाइंड किया गया, फिर मेंटीसा फाइंड किया गया, और देन बाद में दोनों को जमा कर दिया, तो मेरे पास लॉग आ गया। तो अभी हम करेक्टर को सीख रहे थे, जो कि हमने सीखा कि करेक्टर कैसे करना है। आपने देखना है कि पॉइंट से लेफ्ट साइड पर कितने डिजिट्स हैं, जितने भी डिजिट्स होंगे आपने वो लिख लिए, उनमें से 1 को माइनस कर देना है। अब यहाँ पर भी देखिए कि पॉइंट से लेफ्ट साइड पर कितने डिजिट्स हैं, पॉइंट से इधर एक ही डिजिट है, वो 9 है बस। तो मैंने लिख दिया 1, और जितने भी डिजिट्स होंगे उनमें से क्या करना है, माइनस भी 1 करना होता है। तो मैं इसमें से -1 करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो लिहाजा इसका करेक्टर क्या है, 0 है। अब इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं कि ये जो पॉइंट है मेरे पास, पॉइंट से लेफ्ट साइड पर कितने डिजिट्स हैं यहाँ पर, तो 1 2 3 4 और 5 डिजिट्स हैं, लिहाजा 5 लिख दिया मैंने। 5 में से मैं -1 करूंगा तो क्या आ जाएगा, 4। तो इसका जो करेक्टर है वो क्या आ गया, 4 आ चुका है। आप इस तरीके से इनके जो करेक्टर्स है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो तरीकेकार था ना, ये तरीकेकार उन नंबर्स के लिए था जो कि 1 से बड़े हैं। ये मैंने लिखा हुआ है, 4 आ नंबर ग्रेटर देन 1। मतलब आप देखेंगे ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ये तीनों के तीनों नंबर्स क्या है, 1 से बड़े हैं ना, 1 से बड़े हैं। ये उनका तरीका है कि ऐसे नंबर जो 1 से बड़े होते हैं उनका फाइंड करने का ये तरीका है कि आपने देखना है कि जो पॉइंट है, पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं, उतने डिजिट्स में से 1 को माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, करेक्टर आ जाएगा। लें जी, ये हमने सीख लिया करेक्टर कैसे लेना। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आपने सीखा कि 4 आ नंबर ग्रेटर देन 1, एक से बड़े नंबर का करेक्टर कैसे फाइंड किया जाता है, वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि ऐसे नंबर जो कि 1 से छोटे हों, 4 आ नंबर लेस देन 1, ऐसे नंबर जो कि 1 से छोटे हों, उनका करेक्टर कैसे फाइंड किया जाता है। तो उसका फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया हमने। फॉर्मूला पहले समझना आपने। देखिए, बाहर है माइनस, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है नंबर ऑफ जीरो बिटवीन द डेसिमल पॉइंट, कि डेसिमल पॉइंट के बीच में जितने भी जीरो हैं, एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, के मतलब कि आपके पॉइंट के बीच और पहला जो नॉन जीरो डिजिट है उसके बीच में जितने भी जीरो आएंगे आपने वो लिख लेने हैं, और प्लस क्या कर देना, उसके अंदर 1 कर देना। अब ये सारा फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे ना तो आपके लिए ज्यादा ही रहेगा। तो मैं एग्जांपल की मदद से इसे अप्लाई करता हूँ, फिर आपको ये समझाता हूँ। तो एग्जाम्पल आपके सामने है। तो अब आप देख सकते हैं ये जो नंबर है ये 1 से छोटा है, 0.012 लिखा है ना, तो 0 पॉइंट है तो डेफिनेटली 1 से तो छोटा ही होगा। तो उस पर हम ये वाला रूल लगाएंगे। तो रूल क्या है आपको ये समझाता हूँ मैं सोल्व करके। रूल ये है कि आपने देखना कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट, ऊपर से बता देता हूँ कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बीच में और ये जो फर्स्ट डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट, इनके बीच में कितने जीरो हैं। तो इस पॉइंट और इस 1 के बीच में कितने जीरो आ रहे हैं, एक जीरो आ रहा है। तो मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। तो ये उसने कहा था आपने लिखना 1, फिर उसमें क्या प्लस कर देना, 1 को प्लस कर देना। तो प्लस क्या कर देना इसके अंदर, 1 को। तो जितने जीरो होंगे उतने आपने नंबर को लिख देना और प्लस कर देना उसके अंदर 1 में। और एक और चीज उसने बताई है कि आपने ब्रैकेट लगा के शुरू में क्या लगाना है, माइनस लगाना है। तो ब्रैकेट लगा के मैंने क्या लगा दिया, माइनस। अब आप देखें कि 1 + 1 2 होता है, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। तो इसका करेक्टर क्या है, -2 है। अब नीचे भी सोल्व करके देखते हैं इसको। देखिए ये पॉइंट, ये है हमारा पॉइंट, और ये हमारे पास फर्स्ट डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट। इन दोनों के बीच में कितने जीरो आ रहे हैं, पॉइंट और पहले डिजिट के बीच में 3 जीरो आ रहे हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, 3 में क्या करूंगा, +1 करूंगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस। तो 3 + 1 4, तो इसका करेक्टर क्या आ गया, -4 आ गया। अब यहाँ पर भी देखेंगे पॉइंट और फर्स्ट डिजिट, ये पॉइंट है और यही फर्स्ट डिजिट है। तो इनके बीच में कितने जीरो आ रहे हैं, इनके बीच में कोई जीरो नहीं आ रहा। तो लिहाजा जीरो क्या रहे, कोई भी नहीं आ रहा, तो उसकी जगह पे क्या लिखूंगा, मैं 0 लिखूंगा। और उसके अंदर मुझे क्या करना है, +1 करना है, कर दिया, बाहर आना है माइनस।
तो 0 + 1 1, तो क्या बच गया मेरे पास -1 बच गया। इस तरीके से हम उनका करैक्टर फाइंड करते हैं जो कि 1 से छोटे हों। मैं फिर से बता दूं दोनों का, अगर 1 से बड़ा है तो सिंपल आपने ये देखना है कि पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं, जितने भी डिजिट्स होंगे उसमें से 1 को माइनस करना है। जैसे इसके पॉइंट से पहले तीन डिजिट थे, 3 में से 1 को माइनस किया तो करैक्टर आ गया। और जो 1 से छोटी हो वैल्यू जैसे कि ये है, इनका कैसे करना है, आपने ये देखना है कि पॉइंट और फर्स्ट डिजिट के बीच में कितने जीरो हैं। जितने जीरो होंगे उसके अंदर प्लस कर देना है और उसका जो आंसर है वो माइनस में लिख देना है। ये सारा स्टोरी है। अच्छा जी, ये तो एक तरीका ना जो बुक में उन्होंने बताया। इसका एक और तरीका भी है करैक्टर को फाइंड आउट करना होगा, वो बड़ा सिंपल है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ी होगी, हम साइंटिफिक नोटेशन की मदद से भी करैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में? आपको पता है कि साइंटिफिक नोटेशन में हमने आपको ये बताया हुआ है कि हमने पॉइंट को कहाँ लेके जाना होता है, फर्स्ट वैल्यू के पीछे लेके जाना होता है। तो उसको मैं अगर फर्स्ट वैल्यू के पीछे लेके जाता हूँ पॉइंट को, ये देखें यहाँ पे पॉइंट को कहाँ लेके जाना है, फर्स्ट वैल्यू के पीछे। तो ऐसे आएगी मेरे पास वैल्यू 5.67। फिर हम लिखते हैं मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने डिजिट्स छोड़े हैं मैंने, 1 2, 2 डिजिट्स मूव करवाए ना पॉइंट को, तो 10 की पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आप देखें कि यहाँ पे 10 की पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है। इसका करैक्टर भी क्या है, 2 है। तो अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन आती है तो सिंपल आपने ये ध्यान रखना है कि पॉइंट और फर्स्ट डिजिट के बीच में कितना फासला है, जितने डिजिट्स आ रहे होंगे उतना ही आपका क्या होगा, करैक्टर होगा। सिंपल। तो इस पे भी अप्लाई करके देखते हैं। देखिए साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है ना, तो साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट तो पहले ही अपनी जगह पे है, पहली वैल्यू के पीछे होना चाहिए ना। पहली वैल्यू है 9, तो पॉइंट तो पहली 9 के पीछे है, फर्स्ट वैल्यू के पीछे ही है। तो 9.87, 10 की पावर भी कुछ भी नहीं आएगी तो मैं 0 लिख देता हूँ, चलिए फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि पॉइंट को तो हमने कहीं पे मूव नहीं करवाया। तो देखिए इसका करैक्टर भी क्या निकल के आया, 0 आया। अब इस पे भी मैं आपको साइंटिफिक नोटेशन अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंगली हमने पॉइंट को लेके जाना होता है फर्स्ट वैल्यू के पीछे। तो फर्स्ट वैल्यू है 5, 5 के पीछे आ जाएगी। तो मेरे पास कुछ ऐसे वैल्यू बनेगी, 5 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू के पीछे, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज 0.0473 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखिए कितनी वैल्यूज मूव किया पॉइंट, 1 2 3 और 4, 4 वैल्यूज मूव किया तो 10 की पावर क्या आएगी, 4 आएगी। आप इन तीनों एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जितनी 10 की पावर होती है ना उतना ही हमारे पास क्या आता है, हमारा करैक्टर आता है। 10 की पावर 2, 2 ही करैक्टर, 10 की पावर 0, 0 करैक्टर, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 और 4 करैक्टर। तो आप साइंटिफिक नोटेशन को भी अगर अच्छे से जानते हो तो आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख कर या अपने जहन में भी इसको करके आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मेरा इसका करैक्टर क्या होगा। नहीं तो आप जुबानी ही इस तरीके से देख लें कि पॉइंट का फर्स्ट डिजिट से कितना फर्क है, पॉइंट और फर्स्ट डिजिट के बीच में कितने डिजिट आ रहे हैं, जितने भी डिजिट आ रहे हैं उतने ही आपका करैक्टर होगा। जैसा कि हमने इनमें भी किया, मैं एक बार फिर से आपको ये बता दूं करके देखें। अभी ये पॉइंट इधर है मेरा, अब इस पॉइंट और फर्स्ट डिजिट के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो लिहाजा इसका करैक्टर भी क्या है, 2 है। अभी पॉइंट है ही मेरे पास पहली वैल्यू के पीछे ही है ना, यहीं पर ही होना चाहिए। तो पॉइंट को मैं कहीं मूव नहीं करूंगा, पॉइंट पहले ही अपनी जगह पे है, तो इसका करैक्टर क्या होगा, 0 होगा। अब पॉइंट को फर्स्ट वैल्यू के पीछे लेके आना होता है, तो पॉइंट लेकिन यहाँ पे है, तो फर्स्ट वैल्यू और पॉइंट के बीच में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 आ रहे हैं, तो करैक्टर भी क्या है इसका, 4 है। तो मल्टीपल तरीके हैं इसको अंडरस्टैंड करने के, आपको जो सा भी तरीका समझ आ रहा है आप उसको समझ आए और वैसे आप करैक्टर फाइंड कर सकते हैं। ये तो वो नंबर थे ना जो 1 से बड़े हैं, आप सेम यही काम मतलब साइंटिफिक नोटेशन से आप उन नंबर्स का भी करैक्टर फाइंड कर सकते हैं जो कि 1 से छोटे हैं, जैसे कि ये थे। इनको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिख के देखिए। तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं, पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के पीछे, तो फर्स्ट डिजिट है 1, तो 1 के पीछे जाएगा पॉइंट, तो मेरे पास बनेगा 1.23, 10 की पावर। अब जितनी वैल्यूज हमने छोड़ी हैं वो पावर में आ जाती है, तो हमने कितनी छोड़ी है, पॉइंट को यहाँ पे लाने में 1 और 2 छोड़ी है, तो लिहाजा 10 की पावर क्या आएगी, 2 आएगी। अब आपको ये चीज हमने साइंटिफिक नोटेशन में बताई थी कि जब भी आपने लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है
तो जो पावर होगी वो आप किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, तो लिहाजा इसकी पावर क्या आएगी, माइनस में आएगी। इसमें भी वही काम है कि पॉइंट फर्स्ट डिजिट के पीछे होना चाहिए, तो यहाँ से फर्स्ट डिजिट के बीच में कितना फर्क आ रहा है, यहाँ से पॉइंट को लेके आना 4 के पीछे, तो 1 2 3 4 वैल्यू छोड़नी पड़ेंगी मुझे, तो मेरे पास बनेगा 4.5 10 की पावर -4। माइनस क्यों, क्योंकि मैं लेफ्ट से राइट आ रहा हूँ। इसमें भी देखें पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के पीछे लेके आना है ना, 5 के पीछे, तो पॉइंट मेरा आएगा 5 के पीछे 5.4 हो जाएगा। अब चूंकि मैं पॉइंट को एक वैल्यू मूव करवाया मैंने, इसलिए 10 की पावर भी क्या आएगी, 1 आएगी। अब -1 आएगी क्योंकि मैं लेफ्ट से राइट गया हूँ। अब आप इन सब में देख सकते हैं कि जितनी 10 की पावर है उतना ही हमारे पास क्या है, करेक्टर है। 10 की पावर 2 -2 थी, -2 करेक्टर, -4 पावर -4 करेक्टर, -1 पावर और -1 ही करेक्टर। तो आप साइंटिफिक नोटेशन से भी ये आइडिया ले सकते हैं कि इसका करेक्टर क्या होगा। आपको सिंपल ये देखना कि पॉइंट और फर्स्ट डिजिट के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं, उतना ही आपका डिजिट होता है, चाहे आपका प्लस में हो चाहे माइनस में हो। इसकी एक एग्जांपल और कर ले चलें, मेरे पास फर्ज करें कोई नंबर है इस तरीके से 0.0159। अब ये 0 और ये फर्स्ट डिजिट, इनके बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर आ रहे हैं, तो लिहाजा इसका करेक्टर क्या होगा, 2 होगा। आसान सा तरीका। और आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो -2 आएगा, या आप दूसरी सेंस में भी सोच लें कि ये 1 से छोटा नंबर है तो इसलिए माइनस आएगा, ये भी तरीका ठीक है। इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई नंबर है 15900 ऐसे है, अब पॉइंट कहाँ पे, कहीं नहीं है, तो एंड भी होगा। तो पॉइंट और फर्स्ट डिजिट के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 आ रहे हैं, तो लिहाजा इसका जो करेक्टर होगा वो क्या होगा, 4 होगा। और क्यों +4 आएगा, क्योंकि मैं अपनी लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहा हूँ। यहाँ आप यूं सोच लें कि जैसे कि ये नंबर 1 से बड़ा है तो इसलिए +4 आएगा, 1 से छोटा हो तो माइनस में आता है। तो ये कुछ मेथड हैं करेक्टर फाइंड करने के, आपको ये सारे आने चाहिए। आपको हर तरीके से ये चीज़ आनी चाहिए, ताकि आप कहीं पर भी इंटरव्यू दें या कोई क्वेश्चन भी कर रहे हो तो आपको 100% एक चीज़ का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो कभी कोई मेथड बंदा अप्लाई कर लेता, कभी किसी तरीके से कर लेता है। तो यहाँ तक अभी हमने जितना पढ़ लिया, अब इतने सारे नॉलेज को यूज करके अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा भी यही हुआ है कि फाइंड करेक्टरिस्टिक ऑफ दी फॉलोइंग नंबर, कि ये जितने भी नंबर हैं इनका क्या फाइंड करना है, आपने करेक्टर फाइंड करना है। तो अभी हमने सीख लिया फाइंड करना, अब फाइंड करते हैं। तो 2.3 आपके सामने है, पहला क्वेश्चन हमने लिख लिया, लिखा हुआ है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लोइंग नंबर, इन नंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करें। तो पहला नंबर आपके सामने है, अब फाइंड करते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैं आपको उन रूल्स की मदद से बताऊंगा जो रूल आपकी बुक में मेंशन है कि कैरेक्टर कैसे फाइंड करना है। तो रूल में क्या था, हमने अभी भी सीखा। आपने ये देखना है कि इसका डेसिमल कहाँ पे, पॉइंट कहाँ पे, पॉइंट कहीं पे भी नहीं है, पॉइंट फिर लास्ट पे होगा, पॉइंट होगा लास्ट पे। आपने अब ये देखना है कि इस पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं, तो पॉइंट से पहले 4 डिजिट है, 1 2 3 4 है डिजिट, तो लिहाजा आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 लिखने के बाद इसमें से क्या करेंगे, -1 करेंगे। ओके, क्योंकि ये जो नंबर है ये 1 से बड़ा है, 1 से बड़े नंबर का ये तरीका होता है करेक्टर फाइंड करने का। आपने देखना होता है कि पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं, जितने भी डिजिट है उसमें से एक को माइनस कर दो। तो 4 में से 1 को माइनस किया तो मेरे पास आ गया 3, लिहाजा इसका जो करेक्टर है वो क्या होगा, वो 3 होगा। सिंपल। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो चुका है। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। ये जो क्वेश्चन है ये 1 से बड़ा है, आप देख सकते हैं 59.28, ये 1 से बड़ा है। अब 1 से बड़े का करेक्टर फाइंड करने का सेम वही मेथड है जैसा ये था। आपने ये देखना है कि पॉइंट से पहले कितने नंबर हैं, तो पॉइंट से पहले 2 नंबर हैं तो आप लिखेंगे 2, और फिर उसमें से क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। तो 2 - 1 किया तो मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया, तो लिहाजा इसका जो करेक्टर है वो क्या है, वो 1 है। सिंपल। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, अब 3 की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। अब इसके अंदर आप देखें कि ये जो नंबर है ये 1 से छोटा है। 1 से छोटा नंबर होना तो फिर उसका करेक्टर फाइंड करने का तरीका थोड़ा बदल जाता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट और इस फर्स्ट डिजिट के बीच में, इस पॉइंट और फर्स्ट डिजिट के बीच में जीरो कितने हैं, तो कितने जीरो आ रहे हैं, 1 जीरो आ रहा है, तो आप लिखेंगे 1, और इसके अंदर प्लस करेंगे 1 को। ठीक है, जितने जीरो आते हैं पॉइंट के बाद
उसमें आपने क्या प्लस करना होता है, 1 प्लस करना होता है। करने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे और शुरू में क्या लगा देंगे, माइनस। ठीक है, अब अंदर क्या बचेगा हमारे पास, 1 + 1 2 होता है, तो मेरे पास क्या बच गया, -2। तो लिहाजा इसका जो करेक्टर है वो क्या होगा, -2 होगा। इस तरीके से हम करेक्टर फाइंड करते हैं, ऐसी वैल्यूज जो पॉइंट से छोटी हो, मतलब 1 से छोटी हो। अब 4 क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आप देखेंगे ये एक बड़ा नंबर है, मतलब 1 से बड़ा नंबर है। तो एक से बड़ा जब कोई नंबर होता है तो उसको डील करने का क्या तरीका होता है, हमने सिंपल ये देखना होता है कि पॉइंट से पहले कितने डिजिट है। तो पॉइंट से पहले 3 डिजिट है, तो मैं लिखूंगा 3। अब जितने भी डिजिट हो 3 है, उसमें से आपने क्या करना है, -1 करना होता है। तो 3 - 1 करूंगा तो मेरे पास जवाब आ जाएगा 2। तो इसका जो करेक्टर है वो क्या आ गया, वो 2 आ गया। ये मेरे पास 4 क्वेश्चन था। अब मूव करते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो नंबर है, ये 1 से छोटा है। 1 से छोटे का रूल अलग है। उसमें हमने ये देखना होता है कि पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं। पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं, मतलब पॉइंट और पहले नंबर के बीच में कितने जीरो आ रहे हैं। तो 1 2 3 4, 4 जीरो आ रहे हैं। तो आप लिखेंगे 4, उसमें करेंगे +1। ठीक है, और इस सबको क्या लिखना है, ब्रैकेट क्लोज करके बाहर लिखना माइनस आपने। तो 4 + 1 5, तो इसका करेक्टर क्या आ गया, -5। इसका करेक्टर हमारे पास आ गया -5। इस तरीके से आप इसका करेक्टर फाइंड कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब 6 को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन, ये एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब एक बड़ा नंबर है, 1 से बड़ा नंबर है। तो 1 से बड़ा है, तो इसका फाइंड करने का क्या क्या तरीका होता है कि आपने देना पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं। तो पॉइंट कहीं नहीं है, तो पॉइंट होगा लास्ट पर। आपने ये देखना है पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 और 6 मेरे पास डिजिट है पॉइंट से पहले 6। आपने क्या करना है, जितने डिजिट्स हैं उसमें से माइनस करना होता है 1 को। तो 6 - 1 मेरे पास आ जाएगा 5। तो इस तरीके से मेरे पास क्या आ गया, इसका भी करेक्टर आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि करेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमने इनके रूल्स को भी डिटेल में देखा था, अभी भी इन क्वेश्चंस को कर लिया, तो उम्मीद है कि आप ये सब समझ गए होंगे। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब इस मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 करने के बाद अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें लिखा हुआ है फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फ्लोइंग नंबर, कि इन तमाम नंबर्स के लॉगरिथम को फाइंड आउट करें। तो अब लोग कैसे फाइंड करते हैं, अब हम ये सीखते हैं बाकायदा तौर पे। तो पहले अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। एक चीज अभी अभी मैंने आपको बताई थी थोड़ी देर पहले, कि किसी नंबर का लॉग लेना हो ना, जैसे मुझे लॉग लेना 43 का, तो मुझे दो वैल्यू चाहिए। एक तो मुझे चाहिए उसका करेक्टर, और दूसरा उसका क्या चाहिए, मैंटीसा। ये दोनों नंबर आ जाएंगे, फिर दोनों को जमा करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा। अब यही कुछ करना है। तो पहले मुझे करेक्टर चाहिए, तो मैं पहले इसका करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ करेक्टरिस्टिक्स। अब करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का तरीका अभी अभी हमने सीखा, कि जैसे कि ये एक पॉजिटिव नंबर है और मैं देखूंगा कि पॉइंट से पहले कितने नंबर है। तो ये पॉइंट इधर आ गया, पॉइंट से पहले मैं देखूंगा कि कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो लिहाजा मैं क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। अब जैसा कि ये नंबर 1 से बड़ा है, तो जब 1 से बड़ा नंबर होता है तो आपने क्या करना होता है, 2 में से 1 को माइनस करना होता है। तो मैं 2 में से क्या करूंगा, 1 को माइनस करूंगा। तो इन दोनों को माइनस करके मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये तरीके का है करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का उन नंबर्स के लिए जो 1 से बड़े हैं। हमने देखना होता है पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं, उतने डिजिट्स में से एक माइनस कर देना होता है, बस। अच्छा, तो करेक्टरिस्टिक्स आ गया। अब अगली बारी है मेरा मेंटीसा फाइंड करने की। तो उस मेंटीसा हमने पहले नहीं सीखा था, अब हम सीखेंगे कि मेंटीसा कैसे फाइंड करेंगे। तो मेंटीसा फाइंड करने के लिए हम बेसिकली यूज करेंगे लॉग के टेबल्स। ये है हमारे पास लॉग के टेबल्स। ठीक है, आपकी बुक के बिल्कुल एंड पे ये टेबल मौजूद है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने वो टेबल देखना है जिसके ऊपर क्या लिखा हो, लॉग लिखा हो। ठीक है, तो ये लॉग का टेबल है, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, अपने मेंटीसा को फाइंड करेंगे। अब कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन एक चीज देख लें, ये टेबल काफी बड़ा है। तो मैं सिर्फ इस टेबल में से वही वाले नंबर्स आपके सामने लिखूंगा जिसकी मुझे ज़रूरत है। ठीक है, ताकि आपको ये ज़्यादा अच्छा समझ आ जाए। तो मैंने यही कुछ किया। तो टेबल मैंने आपके सामने बना लिया।
ठीक है, मैंने इसमें सिर्फ वही वैल्यू लिखी है जिसकी मुझे ज़रूरत है। अब मैंटीसा कैसे फाइंड करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले आपने देखने होते हैं पहले दो नंबर। पहले दो नंबर हमारे पास क्या है 43। अब 43 को आपने इस लाइन में ढूंढना है, तो ऊपर 10 होगा फिर नीचे 11 होगा। आप ढूंढते जाएंगे तो आप कहाँ पर आ जाएंगे 43 पर आ जाएंगे। तो मैंने आपको पहले बताया था कि मैं सिर्फ वही वैल्यू लिखूंगा जिसके मुझे ज़रूरत है। तो 43 है पहले दो नंबर, तो मैं 43 पर पहुंच गया। ये वो मेरे पास नंबर है 43। अब पहले दो नंबर्स के बाद फिर हमने तीसरा नंबर देखना होता है। अब तीसरा नंबर तो यहाँ पर है ही नहीं है, तो जब कोई तीसरा नंबर ना हो तो वहां पे हम जीरो को अज्यूम कर लेते हैं। और वैसे भी ये एक अंडरस्टूड बात है कि पॉइंट के बाद हम जीरो लिख सकते हैं, तो आप जीरो अज्यूम कर लेंगे। तो तीसरा नंबर फिर मेरे पास क्या आ गया, जीरो आ गया। अब आपने क्या करना है 43 के आगे ऊपर से जीरो वाली लाइन देखनी है। ऊपर से जीरो क्या है, ये है। आप जीरो के बिल्कुल नीचे आएंगे और 43 के सामने देखेंगे कौन सा नंबर आ रहा है। तो मेरे पास ये वाला नंबर आ रहा है 6335। तो इसी को ही मैं यहाँ पे लिख लूँगा 6335। ये मेरे पास है मैंटीसा। अब मैंटीसा जो होता है ना वो बेसिकली पॉइंट वाला पोर्शन होता है, इशारिया के बाद वाला। तो इसके शुरू में आपको क्या लगाना है, पॉइंट भी लगाना है। और खाली पॉइंट नहीं लगाना, जीरो भी शुरू में लगाना है। 0.6335 ये मेरे पास क्या आ गया, मैंटीसा आ गया। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर मेरे पास 43 के बाद कोई चौथा नंबर भी होता है, यहाँ पर कोई चौथा नंबर होता, कोई फोर्थ डिजिट होता, तो फिर मैं क्या करता, मैं उस फोर्थ डिजिट को इस वाले पोर्शन के अंदर भी देखता, जहाँ पे लिखा हुआ ना मेन डिफरेंस, इसके अंदर से भी ढूंढ के उसको मैं लिखता। वो जब क्वेश्चन आएंगे तब हम लिखेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि इसका जो यूज है, ये वाला जो पोर्शन है ना मेन डिफरेंस का, इसका यूज उस वक्त होता है जब हमारे पास फोर्थ भी कोई डिजिट मौजूद हो। तो फिलहाल तो यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए अभी इसको ऊपर हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 43 था, आपने 43 वाले कॉलम को देख लिया, यहाँ से 43 वाला नंबर ढूंढ लिया, ये मिल गया हमें। उसके बाद 43 के आगे कुछ भी नहीं था, तो हमने क्या अज्यूम कर लिया, जीरो। अब 43 के आगे जीरो वाले कॉलम को आपने देखना है, तो ये जीरो वाला कॉलम है और 43 के आगे जो नंबर आपको मिलता है आप उसी नंबर को लिख लेंगे। वो आपका क्या बन जाएगा, मैंटीसा बन जाएगा, जो कि हमने लिख लिया। अब मुझे इस टेबल की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं अब इस टेबल को रिमूव कर देता हूँ। तो टेबल हमने रिमूव कर दिया। और दूसरी चीज़ जो आपको हमने पहले बताई थी कि किसी भी नंबर का जो लॉग होता है वो किसके बराबर होता है, करैक्टरिस्टिक्स के अंदर जमा कर देना होता है हमने मैंटीसा को। तो अब मुझे लॉग फाइंड करना था 43 का, तो मैंने लिखा लॉग 43। अब ये भी किसके बराबर होगा, करैक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा आ गए। ओके, तो हमने ये दोनों चीज़ें फाइंड कर ली हैं, इनकी वैल्यूज दिखते हैं। तो करैक्टरिस्टिक्स मेरे पास आया था 1, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1 प्लस मैंटीसा। मैंटीसा मेरे पास था 0.6335, 0.6335 ये मेरे पास आ गया। अब इन दोनों को आप जमा कर लें कैलकुलेटर के ऊपर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.6335। नहीं जी, हमने लॉग फाइंड करना था, हमने लॉग फाइंड कर लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा कि हमने लॉग कैसे फाइंड आउट किया। आपने बाकी सारे क्वेश्चन भी ऐसे ही करने हैं। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। इसके अंदर भी आप देखिए कि मुझे इसका फाइंड आउट करना है लॉग। अब लॉग के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, करैक्टर और मैंटीसा। पहले करैक्टर फाइंड करते हैं, फिर इस टेबल की मदद से हम मैंटीसा फाइंड करेंगे। तो करैक्टरिस्टिक्स कैसे आएगा, देखिए ये नंबर जो है ये 1 से बड़ा है, और 1 से बड़े नंबर के लिए हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि पॉइंट से पहले कितने डिजिट है। तो इसका पॉइंट कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो लास्ट पे होगा। अब पॉइंट से पहले हमारे पास कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो मैंने लिख दिया 3। और हमने क्या करना होता है, जितने भी डिजिट होते हैं उसमें से -1 करना होता है। तो 3 - 1 क्या आएगा, 2। तो लिहाजा ये 2 ही मेरे पास क्या है, मेरा करैक्टरिस्टिक्स है। तो ये चीज़ तो आ गई। अब दूसरा काम है मैंटीसा फाइंड करना। मैंटीसा आएगा इस टेबल से। अब टेबल से कैसे फाइंड करते हैं, ये पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था। अब दोबारा से आपको ये चीज़ें बताते हैं। देखें, सबसे पहले आपने पहले दो नंबर्स को देखना होता है। पहले दो नंबर क्या है, 57। तो आप अपने बुक के पीछे टेबल ओपन करेंगे लोगरिथम का,
और वहाँ पे साइड पे ढूंढेंगे 57 को। तो जितना मुझे चाहिए था मैंने उतना उतना टेबल आपके सामने बना दिया। तो ये मुझे मिल गया मेरा 57 ये। अच्छा 57 के आगे क्या लिखा हुआ है, आगे 9 लिखा हुआ है। 57 के आगे क्या लिखा हुआ है, 9। अब मैं ये देखूंगा 57 के सामने 9 वाला कॉलम कहाँ पे है, ये है 9 वाला कॉलम। ठीक है 57 देखें, ये 57 से आगे आप बढ़ते जाएंगे और ऊपर से कहाँ तक आएंगे, 9 वाले कॉलम की तरफ आएंगे। तो ये आपके पास एक नंबर आ जाएगा, यही आपका क्या है, मेंटिस है। ओके, तो पहले 2 नंबर से आपने ये डिसाइड करना होता है कि आपने किस रो में जाना है, और तीसरे नंबर से आपने ये डिसाइड करना होता है कि ऊपर से कौन सा कॉलम आएगा। इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट होगा जहाँ पे ये दोनों मिलेंगे उस वाले नंबर को आपने लिख लेना, वही आपका क्या होगा, मेंटिसा होगा। तो यहाँ पे है 7627, तो ये मेरे पास मेंटिसा है 7627। और आपको ये चीज़ बताई गई थी पहले भी कि मेंटिसा जो है वो पॉइंट के बाद वाला मतलब डेसिमल पार्ट होता है, तो इसलिए इसकी शुरू में आप क्या लगाते हो, पॉइंट लगाते हो, या फिर यूं 0 पॉइंट में आप इसे लिखते हो। तो यहाँ तक आपने अपने टेबल को यूज करके मेंटिसा लिख लिया। एक बात आपको फिर बता दूं, देखिए इसमें थे 3 नंबर, अगर चौथा नंबर भी होता तो फिर उस चौथे नंबर को हम क्या कहाँ पे ढूंढते, अपनी इस वाले पोर्शन के अंदर ढूंढते, मीन डिफरेंस के अंदर। लेकिन अभी नहीं है तो फिलहाल इसका कोई यूज नहीं है। अगर फोर्थ डिजिट होता हमारे पास तो फिर हम उसको यहाँ पर यूज कर लेते, अभी नहीं है तो अभी हम इसके ऊपर नहीं बात करते। नहीं जी, हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स भी आ गया, मेंटिसा भी आ गया, और ये फॉर्मूला आपको पहले बताया हुआ है कि किसी भी वैल्यू का जो लॉग होता है वो कैसे आता है, आप उसके करेक्टरिस्टिक्स में मेंटिसा को जमा कर दें। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक्स था वो था 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 2 प्लस मेंटिसा हमारे पास ये आया था 0.7627 7627। अब इन टेबल की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। आप इनको जमा कर लें, आपको जमा करके आंसर मिलेगा 2.7627, और यही आपके पास आपका लॉग आ चुका है। ठीक है, तो आप चाहे कैलकुलेटर पे भी लिख के देख लें, log 579। आप ये कैलकुलेटर पर भी लिखेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि पॉइंट के बाद एक दो वैल्यूज जब हम लिखते हैं उसके बाद आंसर थोड़ा चेंज हो जाता है। मतलब जैसे 2.7627 है ना, मे भी कैलकुलेटर पर लास्ट वाली वैल्यू थोड़ी सी चेंज आए, तो इतना चेंज आ जाता है उसकी कोई मसला नहीं है उसमें, क्योंकि आपकी बुक का जो टेबल है उसमें राउंड अबाउट करके वैल्यूज लिखी होती हैं। तो इसलिए आप इसको बुक के टेबल के अकॉर्डिंगली देख लें तब भी ठीक है। कैलकुलेटर से अगर पॉइंट के बाद 2-3 वैल्यू छोड़ के कोई फर्क आ भी रहा है तब भी आपका आंसर ठीक ही होगा। तो ये मैंने अपना सेकंड क्वेश्चन कर लिया। अब मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, इसमें लिखा हुआ है 1.982। तो इसका हमने लॉग फाइंड आउट करना है। लॉग के लिए हमें करैक्टर चाहिए और मेंटिसा चाहिए। तो पहले फाइंड करते हैं करैक्टर। तो देखिए सबसे पहले चीज़ ये देखें, ये जो मेरे पास नंबर है ये 1 से बड़ा है। तो जब भी 1 से बड़ा हुआ नंबर हो उसको फाइंड करने का तरीका ये होता है, हमने देखना होता है कि पॉइंट से पहले लेफ्ट साइड पर कितने डिजिट्स हैं। तो पॉइंट के आगे लेफ्ट साइड पर हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट है, तो मैं लिखूंगा 1। नंबर ऑफ डिजिट लिखने के बाद उसमें से हमने माइनस करना होता है 1 को। जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स हो उसमें से 1 को माइनस करना होता है। तो इन दोनों का मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या जवाब आएगा, 0। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो 0 है। अब बात करते हैं मेंटिसा की। मेंटिसा फाइंड करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा अपना लॉग वाला टेबल। आप अपने लॉग वाले टेबल को ओपन करें और वहां पर सबसे पहले आप देखें कि आपका जो सवाल है उसके पहले 2 डिजिट्स कौन से हैं। वो पहले 2 डिजिट्स हैं 1 और 9। अच्छा, आपने पॉइंट को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देना। आप यही समझें ये पहले 2 डिजिट्स कौन से, 19 है, 19 है। तो आप अपने लॉग वाले टेबल में देखेंगे 19 कहाँ लिखा है, तो मैंने देखा जी यहाँ पे लिखा हुआ है 19। तो मतलब मुझे अब जो भी देखना है इस वाले रो के अंदर देखना है। अब 19 के आगे क्या लिखा हुआ है, 8। अब आप क्या करेंगे, 19 के आगे आप देखेंगे कि ऊपर जो 8 है वो ये है। आप देखिए 19 के सामने
और ऊपर से 8, ये दोनों के दोनों कॉमन जो नंबर आ रहे हैं इन दोनों का वो क्या आ रहा है 2967 आ रहा है। इसको आप लिख लें तो 2967 ये नंबर आ गया। और अब देखिए इसके पास फोर्थ नंबर भी है, 2 भी है, 8 के बाद क्या मौजूद है 2। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो मीन डिफरेंस वाला पोर्शन है ना इसके अंदर भी 2 वाले कॉलम को देखेंगे। तो ये 2 लिखा हुआ है, अब आपने इस 2 के नीचे आना है और बिल्कुल 19 के सामने वाले कॉलम को देखना है। तो 19 के सामने और ऊपर से 2 को देखेंगे तो मेरे पास कौन सा नंबर आ रहा है 4 आ रहा है। तो मैंने ये जो पहले नंबर फाइंड किया था ये वाला, और उसके अंदर अब मैं जमा कर दूंगा 4 को। तो इसके अंदर अब मैं क्या जमा कर दूंगा 4। इन दोनों को जब जमा किया जाता है तो हमारे पास आ जाता है 2971, ये मेरे पास आ जाता है। तो इस तरीके से हम मैंटीसा फाइंड आउट करते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान में रखें कि अगर मैंटीसा जिसका आप फाइंड कर रहे हैं, जैसे कि ये नंबर था, आपने पहले 2 नंबर से ही अपने इस वाले कॉलम में ढूंढने हैं पहले 2 नंबर। फिर क्या करना है, 2 नंबर के बाद जो पहला डिजिट होगा 8, आपने देखना है ऊपर से 8 वाला कॉलम कौन सा। आपने उस 8 वाले कॉलम में 19 के सामने वाले रो के अकॉर्डिंगली जो भी नंबर कॉमन निकलता होगा आपने वो लिख लेना। वो लिख लिया। देन जैसा कि इसमें फोर्थ डिजिट मौजूद है 4 वाला, तो अब आप उसको भी ढूंढेंगे, लेकिन उसको आप किस में ढूंढेंगे, इस मीन डिफरेंस के अंदर ढूंढेंगे। तो लास्ट में 2 लिखा हुआ था तो मैंने ऊपर से 2 वाले कॉलम में देखा तो मेरे पास क्या आ गया 4 आ गया। 19 के सामने क्या मौजूद था 4 मौजूद था 2 वाले कॉलम में। तो मैंने 4 भी यहाँ पे लिख दिया। अब दोनों को जमा करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा मैंटीसा आएगा। अब मैंटीसा होता है पॉइंट वाला हिस्सा, तो मैं इसके आगे क्या लिखूंगा पॉइंट भी लिखूंगा 0 पॉइंट, इस तरीके से मैं इसको लिखूंगा। अब ये दोनों चीजें आ चुकी हैं, फॉर्मूला आपके सामने है कि कैसे फाइंड किया जाता है लॉग। आपने इस नंबर का लॉग फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, आप इसके करैक्टर और मैंटीसा को जमा कर देंगे। तो मैं करैक्टर की जगह पे करैक्टर लिख देता हूँ। करैक्टर हमने फाइंड किया था वो 0 आया था, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 0 प्लस मैंटीसा हमने फाइंड किया था तो वो ये वाली वैल्यू थी 0.2971। और जब इन दोनों को जमा करेंगे तो फाइनली आंसर भी मेरे पास क्या आएगा, वो आएगा 0.2971 नहीं आएगा। अब मैं टेबल को रिमूव कर देता हूँ तो ये मेरे पास क्या आ चुका है, ये मेरे पास लॉग आ चुका है, लॉग 1.982 का इसका आ गया लॉग। तो लिहाजा अब आप इसे लिख लें, यही आपका आंसर है। तो उम्मीद है कि आपको ये लॉग लेना अब आ चुका होगा मुकम्मल तौर पे। बाकी अब जितने भी क्वेश्चन हैं उनको बेहतर ये है कि आप एक बार खुद सोल्व करें। अगर नहीं होता तो देन आप वीडियो को आगे फर्दर देखें, लेकिन पहले आप खुद करें। जब आप खुद करेंगे तब आपको चीज़ें आएंगी। तो यहाँ तक मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। इसमें आप सबसे पहले देखें कि ये जो नंबर है ये 1 से छोटा है। ठीक है, 1 से छोटा नंबर है तो इसका हम करैक्टर कैसे फाइंड करेंगे। 1 से छोटा हो तो हम ये देखते हैं कि पॉइंट और पहले डिजिट के बीच में 0 कितने आ रहे हैं। तो ये पॉइंट है और ये पहला डिजिट 8 है, इन दोनों के बीच में एक ही 0 आ रहा है। एक 0 आ रहा है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 1। 1 लिखकर इसमें प्लस भी क्या करूंगा 1 करूंगा। ठीक है, तो एक से छोटा जो नंबर होता है ना उसका करैक्टर फाइंड करने का यही तरीका है कि जितने 0 होते हैं आपने उसके अंदर 1 को प्लस कर देना होता है। एक 0 होता तो मैंने लिख दिया 1, उसमें क्या कर दूंगा +1। और आपने अपना जो आंसर है इसको नेगेटिव बनाना होता है तो ब्रैकेट में क्लोज करके शुरू में क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे। आप इसे सोल्व कर लें 1 + 1 2 आएगा तो मेरे पास क्या आंसर आ गया -2 आ गया। तो करैक्टर फाइंड कर लिया। अब अगला काम है मैंटीसा का। मैंटीसा के लिए हम ये टेबल यूज करेंगे। अब मैंटीसा के लिए आपने पहले 2 डिजिट देखने। अब पहले जो डिजिट्स हैं वो तो 0 है, 0 को आप इग्नोर करेंगे, 0 आपने बीच में नहीं लेके आने होते। 0 के अलावा आप देखेंगे तो पहले जो मेरे पास नॉन 0 डिजिट है वो क्या है 87 है। तो मैं 87 को पहले देख लूंगा अपने लोगरिथम के टेबल में। तो मेरे पास जो टेबल है उसमें यहाँ पे मौजूद है 87। अब 87 के आगे क्या मौजूद है 6 मौजूद है।
तो मैं अब क्या करूँगा 87 के बिल्कुल इसी लाइन के मैं ऊपर से 6 वाले कॉलम को देखूंगा। तो ये 87 वाली लाइन है और ये ऊपर से 6 है। ये दोनों के दोनों का जो कॉमन पॉइंट निकलता है वो ये है 9425। तो यही मेरे पास क्या होगा, मेरा मैंटीसा होगा। अब यहाँ पर अगर कोई फोर्थ डिजिट होता तो फिर हम मीन डिफरेंस की तरफ भी जाते, लेकिन वो नहीं है तो इसलिए मेरा सिर्फ इतना ही क्या होगा, मैंटीसा होगा 9425 9425। तो मैंने अपना करेक्टर भी लिख लिया, मैंने अपना मैंटीसा भी लिख लिया। तो लॉग फाइंड कर रहे थे इसका हमने, तो लॉग फाइंड करने का तरीका क्या होता है, क्या आप करेक्टर में मैंटीसा को जमा कर देते हो। तो करेक्टरिस्टिक्स मेरे पास था -2 प्लस, अच्छा मैंटीसा को आपको बताया हुआ है कि पॉइंट के अंदर लिखना होता है, तो आप शुरू में क्या लिखते हो 0 पॉइंट। तो मैंटीसा की जगह पे क्या आ जाएगा 0.9425। अब आप कैलकुलेटर के ऊपर इन दोनों को माइनस करें, प्लस माइनस करें, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है -1 फिर 0.0575। नहीं जी, इस तरीके से 1 -1.05 एंड देन 75। तो मेरे पास इसका लॉग आ चुका है जो कि ये है। तो लिहाजा यही मेरे पास क्या है, मेरा आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी कि ये कैसे आया। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आप मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 5 क्वेश्चन है आपके सामने। इसका भी पहले करेक्टर और मैंटीसा फाइंड करेंगे, उनको जमा करेंगे तो इसका लॉग आ जाएगा। तो पहले बात करते हैं करेक्टर के ऊपर। जैसा कि ये भी नंबर 1 से छोटा है, 1 से छोटा हो तो उसका करेक्टर फाइंड करने का तरीका ये होता है, आप ये देखते हो कि पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं। ओके, पॉइंट के बाद और पहले डिजिट के बीच में कितने जीरो हैं। तो पॉइंट ये है और पहला जो डिजिट है वो 4 है। इन दोनों के बीच में जो जीरो है वो एक ही जीरो है, तो लिहाजा मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 1। 1 लिखने के बाद इसमें प्लस भी क्या करना है आपने, 1 नहीं करना। और इसको नेगेटिव बनाने के लिए ब्रैकेट में क्लोज करेंगे और शुरू में क्या लिखेंगे माइनस। तो 1 + 1 आ जाएगा 2। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, -2 आ गया। इस तरीके से इसका भी क्या आ गया, करेक्टर आ गया। अब फाइंड करते हैं मैंटीसा। मैंटीसा के लिए हम यूज करते हैं अपना लॉग वाला टेबल। तो आप अपनी बुक के पीछे लॉग वाला टेबल देखेंगे, उसके अंदर सबसे पहले आप देखिए जीरो वाला जो पोर्शन होता है उसे इग्नोर करते हैं। आपके पास जीरो निकालने के बाद कौन से दो डिजिट आ रहे हैं, पहले दो डिजिट 47। तो आप ये देखेंगे कि 47 वाला जो नंबर है वो कहाँ पे है, पहले कॉलम के अंदर। तो मेरे पास जो 47 है वो यहाँ पे मौजूद है। आप अपने लॉग वाले टेबल में इसको ढूंढेंगे। मैंने सिर्फ उतने टेबल बनाया जितने की मुझे जरूरत है, लेकिन आपके बुक के पीछे सारा बना हुआ है। अच्छा 47 मैंने देख लिया, 47 ये है। अब 47 के बाद कोई डिजिट तो है नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने जीरो वाले कॉलम को देखना है। 47 के बाद जीरो वाला कॉलम, तो ये 47 और ये ऊपर से आ गया 0। ये दोनों का जो कॉमन पॉइंट बनता है वो ये वाला बनता है। तो यही मेरे पास क्या होगा, मेरा मैंटीसा होगा। अच्छा इसके बाद जैसा कि कोई नंबर था ही नहीं, इसलिए मैंने क्या किया, 0 को देखा। लेकिन 7 के बाद फर्ज करे अगर 1 होता या 2 या 3 या 4 होता या कोई भी नंबर होता, तो मैं फिर 0 वाले कॉलम को ना देखता, मैं 4 वाले कॉलम को देखता। लेकिन अभी नहीं है तो अभी नहीं देख रहे हम। तो लिहाजा मेरे पास जो कॉमन पॉइंट आ रहा है वो 6721 आ रहा है। यही मेरे पास क्या होगा, मैंटीसा होगा 6721। अब मैंटीसा को पॉइंट के अंदर लिखते हैं तो 0 पॉइंट में इसके आगे लिख लूंगा। तो यहाँ तक करेक्टर और मैंटीसा आ गया। इसका जो लॉग है, लॉग आपको पता है किसके बराबर होता है, करेक्टर प्लस मैंटीसा। तो इसका भी लॉग किसके बराबर होगा, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा। करेक्टरिस्टिक्स हमने फाइंड किया था -2, तो इसकी जगह पे आ जाएगा -2 प्लस मैंटीसा मेरे पास ये था 0.6721। इन दोनों को हम कैलकुलेटर की मदद से प्लस माइनस कर लें, तो जब आप प्लस माइनस करते हैं तो आपके पास आता है -1.3279।
दें जी, ये मेरे पास आ चुका है मेरा लोग। अब ये किसका लोग था, ये था 0.047 का लोग था। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हमने कैसे फाइंड आउट किया। अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करें, समझ आ जाए तब भी कमेंट लाजमी किया करें हर एक वीडियो के नीचे, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो भी शेयर कर दिया करें। ले जी, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। अब इसके बाद मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो 6 क्वेश्चन है आपके सामने। तो इसमें इसमें आपने इसका लॉग फाइंड करना है, तो पहले करेक्टर और देन फिर मंडीसा करेंगे। करेक्टर फाइंड करते हैं पहले। तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि ये नंबर भी 1 से छोटा है, देखिए ना 0 पॉइंट है, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो डेफिनेटली 1 से छोटा ही होगा। अब 1 से छोटे को का करेक्टरिस्टिक फाइंड करने का जो तरीका है वो आप पहले भी सुन चुके हैं, आप फिर सुन ले। हम ये देखते हैं कि पॉइंट और फर्स्ट डिजिट, जैसे कि पहला डिजिट क्या है, 3 है, तो पॉइंट और 3 इन दोनों के बीच में जीरो कितने हैं, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 3 है, 3 जीरो आ रहे हैं ना, तो मैं लिखूंगा 3। अब जितने भी नंबर ऑफ जीरो हैं उसमें से आपने प्लस करना होता है 1 को, तो मैंने प्लस कर दिया। अपने आंसर को हमने नेगेटिव में लेके आना है, तो ब्रैकेट डाल के बाहर क्या लिखेंगे, माइनस। तो 3 + 1 4 और बाहर वाला माइनस एज इट इज, तो लिहाजा इसका करेक्टर क्या आ गया मेरे पास, -4 आ गया। अब बात करते हैं मेंडीसा की। मेंडीसा के लिए हम यूज करते हैं अपने लोग वाले टेबल को। अब मेंडीसा कैसे फाइंड करेंगे, हम ये देखेंगे कि पहले 2 डिजिट्स कौन से हैं। हमने इन जीरो को इग्नोर कर देना, जीरो को नहीं देखना है, जीरो के अलावा देखेंगे पहले 2 डिजिट कौन से हैं। तो वो मेरे पास बनता है 35। तो अपने लोग वाले टेबल में आप देखेंगे 35 कहाँ पर है, तो वो मुझे मिल गया, ये है मेरे पास मेरा 35। अब 35 के आगे क्या लिखा हुआ है, 4, तो मतलब मुझे 35 की लाइन में ही 4 वाले कॉलम को देखना। ये 35 है और ये ऊपर से कौन सा कॉलम आ गया, 4। इन दोनों का जो कॉमन आ रहा है नंबर वो आ रहा है 5490, ये वो कॉमन नंबर है जो दोनों में है। तो यही मेरे पास क्या होगा, मेरा मेंडीसा होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5490, इस तरीके से। अब मेंडीसा हमने लिखना होता है पॉइंट के अंदर, तो लिहाजा मैं 0 और पॉइंट भी यहाँ पे लिखूंगा ताकि मेरा आंसर पॉइंट में आ जाए। देन आपको पता है लोग जो होता है वो कैसे आता है, करेक्टर और मेंडीसा को जमा करके। अब इन दोनों को जमा कर देते हैं। तो करेक्टर है मेरे पास -4 प्लस मेंडीसा की वैल्यू मेरे पास ये है 0.5490। अब इन दोनों को प्लस माइनस कर लें, तो मेरे पास आंसर आता है -3.451, इस तरीके से। ये मेरे पास आ चुका है मेरा लोग। और ये किसका लोग था, ये था 0.000354 का लोग था। लिहाजा इस तरीके से हमने इसका भी लोग फाइंड आउट कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी सारा अच्छे से समझ आ चुका होगा। ये आपका आंसर आ चुका है, लेकिन आप अगर बुक के पीछे इसका आंसर देखेंगे ना, तो वहाँ पे 1 के बाद 0 लिखा होगा। अब 1 के बाद 0 यहाँ पे आ रहा है, कैलकुलेटर में नहीं आ रहा। उसकी रीज़न ये है कि कैलकुलेटर क्या करता है, राउंड ऑफ कर देता है चीज़ों को ना, राउंड ऑफ कर देता है। तो आखिरी डिजिट को वो ख़त्म कर देता है और सिर्फ ये 3 लिख देता है, क्योंकि उसकी कोई ख़ास वैल्यू भी नहीं है, उससे राउंड ऑफ करते हैं तो वो इग्नोर हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको अलग अलग प्लस माइनस करते हैं, ये ऊपर एक वैल्यू नीचे रख के, तो तब 0 आ जाता है। तो आप 0 लिखें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। तो वैसे आप लिख लें ताकि बुक वाला ही आंसर बन जाए। तो यही मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरा आंसर बन जाएगा। तो यहाँ तक मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। उसमें वो ये कहता है कि अगर इस वाली वैल्यू का 3.177 का जो लॉग है वो ये हो, मतलब इस वैल्यू का जो लॉग है उसकी वो उसने बता दिया कितना है, वो है 0.5019। देन फाइंड, तो फिर आप फाइंड करें इसका लॉग। ठीक है, एक उसने वैल्यू आपको दे दी हुई है और बाकियों का वो कह रहा है कि इसी की मदद से लॉग फाइंड करें। तो करते हैं, देखते हैं कि इसको ये मान लिए कैसे फ़ायदेमंद है ये वाली वैल्यू जो उसने हमें दी हुई है।
तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा अपना पुराना काम रिवाइज करना पड़ेगा कि किसी भी वैल्यू का जो लॉग होता है ना, जैसे मुझे इसका लॉग फाइंड करना तो वो किसके बराबर आएगा, मैं इसके करैक्टर के अंदर जमा कर दूंगा इसके मैंटीसा को, इन दोनों को जमा करके क्या आ जाता है, लॉग आता है। तो मतलब मुझे लॉग फाइंड करना है तो मुझे ये दो चीज़ें चाहिए। तो पहले करैक्टर फाइंड कर लेते हैं, फिर मैंटीसा फाइंड करेंगे। तो मैंने लिख लिया करैक्टर। अब करैक्टर फाइंड करने का तरीका ये है कि जैसे कि ये एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब 1 से बड़ा नंबर है, और इसका जो पॉइंट है वो कहीं नहीं है तो लास्ट पे होगा। तो एक से बड़ा जो नंबर होता है उसका मैंटीसा फाइंड, बल्कि करैक्टर फाइंड करने का तरीका ये होता है कि आपने देखना होता है पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं। पॉइंट से पहले इसके 4 डिजिट हैं, 1 2 3 4, 4 डिजिट है ना, तो मैं हम लिखते हैं 4। ओके, अगर कोई नंबर 1 से बड़ा हो तो हम देखते हैं कि पॉइंट से पहले उसके कितने डिजिट्स हैं। तो मैंने देख लिया इसके 4 डिजिट थे तो मैंने 4 लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं, हम इसमें से -1 करते हैं। तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3। ये तरीकेकार है करैक्टर फाइंड करने का। -1 आपने हर एक में से करना होता है, सिर्फ उसमें जिस जो कि 1 से बड़ी वैल्यू हो, जैसे ये 1 से बड़ी थी। अगर 1 से छोटी हो तो उसमें फिर -1 नहीं करते, +1 करते हैं, बस ये फर्क है। जब वो आएंगे तो तब भी वो भी इंशाल्लाह कर लेंगे, वैसे हमने पीछे ये काफ़ी दफ़ा ये कर चुके हैं। तो मेरे पास करैक्टर आ गया। अब दूसरा काम है मैंटीसा फाइंड करना। अब मैंटीसा फाइंड करते हैं। हम मैंटीसा फाइंड करने के लिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर लोग का टेबल यूज करते थे। अभी भी आप लोग का टेबल यूज कर सकते हो इसका मैंटीसा फाइंड करने के लिए, लेकिन उसकी अब जरूरत नहीं है। उसकी रीजन ये है कि उसने आपको ये जो वैल्यू दे दी हुई है ना, ये आप इसी की मदद से इसका मैंटीसा फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए जो वैल्यू उसने दी हुई है वो दी हुई है उसने log 3.177 इज इक्वल टू 0.5019। अब इसका ये जो log है ना, इस log के ये जो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, मैंटीसा कहते हैं। यही तो हमारा मैंटीसा होता है, ये है हमारा मैंटीसा। अब पॉइंट से पहले हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास करैक्टर। करैक्टर अलग होता है और पॉइंट के बाद क्या होता है, मैंटीसा होता है। अब यहाँ पे जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखिए मैंने ये जो मैंटीसा लिखा हुआ है ये किस वाली वैल्यू का लिखा हुआ है, 3.1777 का। मेरे पास अगर वैल्यू होती ना 31.77 तो उसका भी मैंटीसा मेरे पास क्या आता, 0.5019 आता। अगर मेरे पास वैल्यू होती 3177 तो उसका भी मैंटीसा मेरे पास क्या आता है, 0.5019। क्योंकि जब हम मैंटीसा फाइंड आउट करते हैं ना, उस वक्त हम पॉइंट को तो चेक ही नहीं करते, पॉइंट तो हम उस वक्त इग्नोर करते हैं। हमने तो पहली 2 वैल्यूज को देखना होता है, उसके बाद फिर तीसरी और चौथी वैल्यूज को टेबल के अंदर ढूंढना होता है। तो आपने पॉइंट को तो इग्नोर करना होता है। तो मतलब पॉइंट जहाँ पे मर्जी हो, अगर आपके पास ये वाले डिजिट्स है ना तो उसका मैंटीसा सेम ही रहेगा। तो जैसे कि अब 3.177 का उसने log दे दिया हुआ था, तो पॉइंट के बाद वाला इसका हिस्सा क्या होगा, इसका मैंटीसा होगा। तो इसका ये मतलब है कि अगर ये वाली वैल्यू इसका मैंटीसा है तो इस वाली वैल्यू का मैंटीसा भी क्या होगा, यही होगा। 0 पॉइंट मतलब पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होगी 5019, इसका भी यही मैंटीसा होगा। क्योंकि जिसका log लिया ना उसके डिजिट्स और इसके डिजिट्स सेम है। जब डिजिट सेम होते हैं तो मैंटीसा भी सेम ही आता है। ठीक है, पॉइंट का कोई मसला नहीं बनता मैंटीसा में, पॉइंट चाहे जहाँ पे मर्जी हो। इसलिए मैं अब यही चीज़ यहाँ पे लिखूंगा कि मेरी इस वाली वैल्यू का जो मैंटीसा है ना, वो मैंटीसा क्या होगा, वो ये होगा 5019। ये मेरे पास मैंटीसा आ गया इसका। अब मैंटीसा होता है पॉइंट वाला हिस्सा, तो इसलिए मैं इसके शुरू में क्या लगाऊंगा, पॉइंट लगाऊंगा, और पॉइंट के आगे 0 भी लगाऊंगा। तो यहाँ तक हमने इसका करैक्टर और मैंटीसा फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे फाइंड करना है इसका log। तो log आपको पता है कि इन दोनों को जमा करके आता है। तो मैंने लिख दिया अपनी ये वाली वैल्यू का जो log है वो किसके इक्वल है, करैक्टर जमा मैंटीसा। तो पहले करैक्टर की वैल्यू लिखते हैं। करैक्टर हमारे पास था 3, तो करैक्टरिस्टिक्स की जगह पे आ गया 3 प्लस मैंटीसा हमारे पास क्या था, ये 0.5019, 0.5019। अब इन दोनों का आप जमा कर लें, तो दोनों को जमा करने से हमारे पास आ जाएगा 3.5019।
9। नहीं जी, इस वाली वैल्यू का जो log है वो हमारे पास ये आएगा और यही हमारे पास हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे कि ये हमने कैसे किया। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया। अब मूव करते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 है आपके सामने। अब की दफ़ा हमें log फाइंड करना है 31.77 का। तो ये चीज़ आपको पहले बता चुके हम कि किसी वैल्यू का जो log होता है वो बेसिकली कैसे आता है, उसके करैक्टर के अंदर आप उसके मैंटीसा को जमा कर दें। तो मुझे करैक्टर और मैंटीसा की वैल्यू का पता होगा तो जमा करूंगा ना। तो पहले मैं करैक्टर फाइंड कर लेता हूँ, फिर मैं मैंटीसा फाइंड करूंगा। तो करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं सबसे पहले। अब करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का तरीका क्या है, तो आपने पहला काम ये देखना होता है कि वो नंबर 1 से बड़ा है कि छोटा है। 1 से बड़ा उसका एक अलग मेथड है, 1 से छोटा होगा तो उसका एक अलग मेथड है। अभी ये जो नंबर है ये 1 से बड़ा है, तो इसका मेथड क्या होता है 1 से बढ़ेगा। आपने ये देखना पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं। तो पॉइंट से पहले 2 डिजिट है, 3 और 1। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करैक्टर फाइंड करने के लिए पॉइंट से पहले 2 डिजिट थे तो यहाँ पे लिखूंगा 2। अब इसमें से -1 करूंगा। ये तरीका है, इसमें ये फॉर्मूला आप कह लें कि करैक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला एक से बड़ी वैल्यू का, कि पॉइंट से पहले जितने भी डिजिट होंगे उसमें से आपने 1 को माइनस कर देना है। तो बाकी जो बचेगा वो आपके पास क्या होगा, आपका करैक्टर होगा। अब दूसरा काम, करैक्टर आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मैंटीसा चाहिए। अब मैंटीसा की तरफ आते हैं। देखिए मैंटीसा वैसे तो हम अपने टेबल से फाइंड करते थे, लेकिन इस वाले क्वेश्चन की खास बात यह है कि उसने क्वेश्चन के अंदर ही आपको एक वैल्यू दी हुई है, जैसे कि ये है। अब क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू दी होती है ना उसने 3.177, और ये भी क्या है 31.77। पॉइंट का फर्क है सिर्फ। पॉइंट के फर्क का मैंटीसा पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात ध्यान में रख लें। डिजिट्स दोनों के सेम सेम है ना। अगर डिजिट सेम है तो लिहाजा दोनों का मैंटीसा भी सेम होगा। अब इस वाली वैल्यू का मैंटीसा क्या होगा, ये पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट्स हैं वो इसका मैंटीसा है। इसका ये मैंटीसा है तो इसका भी यही मैंटीसा होगा। ओके, मैं पहले भी ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में कि पॉइंट से फर्क नहीं पड़ता, डिजिट सेम होने चाहिए तो मैंटीसा भी आपका सेम ही आता है। पॉइंट से अगर फर्क पड़ता है वो सिर्फ करैक्टर को पड़ता है और किसी चीज़ को नहीं पड़ता। तो लिहाजा मेरे पास जो मैंटीसा है वो क्या होगा 5019। इसका भी ये मैंटीसा है तो इसका भी यही मैंटीसा होगा क्योंकि दोनों के डिजिट्स सेम है। तो मैं इसके मैंटीसा में भी यही लिखूंगा 5019। तो इसके मैंटीसा में भी आ जाएगा 5019। अब मैंटीसा जो होता है वो पॉइंट वाला हिस्सा होता है, तो इसलिए इसके शुरू में आप पॉइंट भी लिखेंगे और 0 भी लिखेंगे। नहीं जी, फाइनली अब log फाइंड कर लेते हैं। करैक्टर और मैंटीसा की वैल्यूज है हमारे पास। करैक्टर की जगह पे 1 आ गया, प्लस मैंटीसा की जगह पे मेरे पास आ गया ये 0.5019। अब इनको जमा कर लें आप। अब आप इन दोनों को जमा कर लें तो जमा करके आपके पास आएगा 1.5019, और यही हमारे पास हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ये मेरे पास पार्ट 2 था। अब मूव करते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 है आपके सामने। इसका भी डेफिनेटली मुझे log फाइंड आउट करना है। तो log फाइंड करने के लिए मुझे इसका भी करैक्टर और मैंटीसा फाइंड करना पड़ेगा। तो बात करते हैं करैक्टर की। सबसे पहली चीज़, ये जो नंबर है ये 1 से छोटा है। 1 से छोटे का एक अलग तरीका करैक्टर फाइंड करने का। उसमें हम ये देखते हैं कि पॉइंट के बाद कितने ज़ीरो हैं, पॉइंट के बाद और पहले डिजिट के बीच में कितने ज़ीरो हैं। तो अभी पॉइंट और 3 के बीच में एक ही ज़ीरो है, तो इसके करैक्टर में आप लिखेंगे 1। उसके बाद आपने इसमें क्या करना होता है, +1 करना होता है। अब अपना आंसर जो होता है वो हमने माइनस में लाना होता है, तो हम ब्रैकेट डाल के बाहर क्या लिख देते हैं, माइनस। तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, -2 आ गया। यहाँ से तो मैंने ले लिया अपना करैक्टर। अब बात करते हैं मैंटीसा। पहले की तरह मैंटीसा आप इसका क्या उसके इसका आप मैंटीसा टेबल की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि उसने इसके क्वेश्चन में स्टेटमेंट के अंदर हमें एक वैल्यू दी हुई है ये वाली, और इस वाली वैल्यू का आंसर भी दिया हुआ है। ये जो आंसर दिया हुआ है ना, इस आंसर के अंदर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू क्या है, इसका मैंटीसा है। अब ये देखें, अब जरा गौर करें, यहाँ पे लिखा हुआ है 3.177, और ये वाली जो वैल्यू है इसके अंदर भी सेम यही डिजिट्स मौजूद है 3177।
स्टार्टिंग वाले 0 और पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं होती जब हमने मैंटीसा फाइंड करना हो, ठीक है। अगर डिजिट सेम है तो मैंटीसा भी सेम होगा। तो इस वाली वैल्यू में जितने डिजिट्स हैं 3177, जो आंसर उसने क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ था वो भी सेम वही डिजिट्स हैं 3177। तो लिहाजा दोनों का मैंटीसा भी क्या होगा, सेम ही होगा। क्योंकि मैंटीसा फाइंड करने के लिए पहली चीज स्टार्टिंग वाले 0 का कोई रोल नहीं होता, और दूसरी चीज पॉइंट का भी कोई किरदार नहीं होता। पॉइंट जहां पर मर्जी हो, वैल्यू का मैंटीसा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा जो इसका मैंटीसा है 3177 का, वही जो उसने मुझे गिवन वैल्यू दिया वही उसका मैंटीसा होगा, क्योंकि दोनों के नंबर सेम है, 3177 दोनों में ही मौजूद है। अब इसका मैंटीसा क्या है, ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू ही मैंटीसा होती है ना। तो पॉइंट के बाद क्या है 5019, तो इसका भी मैंटीसा क्या होगा 5019 होगा। अब मैंटीसा जो होती है वो पॉइंट वाली वैल्यू होती है, डेसिमल वाली, तो इसलिए इसके शुरू में मैं लिखूंगा पॉइंट और 0। इस तरीके से मेरे पास करैक्टर भी आ गया और मैंटीसा भी आ गया। अब मुझे क्या करना है फाइनली, अब मुझे करना है इसके लॉग फाइंड करना है, तो मैं दोनों को जमा कर दूंगा। तो करैक्टर की जगह पे क्या आएगा -2 आएगा, तो करैक्टर की जगह पे आ गया -2 प्लस मैंटीसा अभी अभी हमने फाइंड किया 0.5019, ये आ गया। अब इन दोनों को कैलकुलेटर की मदद से आप प्लस माइनस कर लें, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी -1.4981। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, अपनी वैल्यू का लॉग भी फाइंड आउट कर लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन भी समझ आ गए होंगे। यहाँ तक हमने अपने कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट सोल्व कर लिया। इसके बाद मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हमने इसके पहले 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। इसमें वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके अंदर आपने एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। तो ये मेरे पास आ गया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें मुझे बेसिकली एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब वो कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपने इस वैल्यू में से करैक्टर और मैंटीसा को लिख लिया करना है। आपको पता है किसी भी वैल्यू का जो लॉग होता है, उस लॉग का जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है उसे हम करैक्टर कहते हैं, और पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं, मैंटीसा कहते हैं। इसी बात को मैं लिखने लगा हूँ यहाँ पर करैक्टर। तो यहाँ पर करैक्टरिस्टिक्स कितना है, 0 है, पॉइंट से पहले 0 है, तो वही इसका क्या होगा, करैक्टरिस्टिक्स होगा। और बात करते हैं मैंटीसा के, तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू क्या होती है, मैंटीसा होती है। तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है मेरे पास 0.0065। तो ये पॉइंट लिखना ज़रूरी है, पॉइंट के बगैर नहीं आप लिखेंगे, क्योंकि मैंटीसा होता ही है डेसिमल वाला हिस्सा, तो पॉइंट इसके अंदर लाजमी आएगा। तो आपने करेक्ट और मैंटीसा लिख लिया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है, एक्स करना है। अब एक्स फाइंड करना है, एक्स के साथ लॉग तो हमें नहीं चाहिए, ख़त्म करना पड़ेगा ना लॉग, फिर ही एक्स की वैल्यू आएगी। अब ये लॉग ख़त्म करने के लिए हम लेते हैं एंटी लॉग दोनों तरफ। तो मैं दोनों तरफ ले लेता हूँ एंटी लॉग। तो देखिए मैंने लॉग के इस तरफ भी एंटी लॉग लिख दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉग के यहाँ पर भी एंटी लॉग आ गया, और ये जो दूसरी वैल्यू थी इसके भी साथ मैंने क्या ले लिया, एंटी लॉग ले लिया। अब इनका हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए जो एंटी लॉग है वो तो लॉग को कैंसिल करेगा, तो मेरे पास जो बचेगा वो तो है सिर्फ x, तो मेरे पास बचेगा x इज इक्वल टू। अब इस वाली वैल्यू का एंटी लॉग क्या होगा, इसका एंटी लॉग फाइंड करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा अपना टेबल, जो आपकी बुक के पीछे लास्ट में उन्होंने एंटी लॉग का टेबल दिया हुआ है। अब आपको कैसे एंटी लॉग फाइंड करना है मैं टेबल से फाइंड करना सिखाता हूँ। तो एंटी लॉग फाइंड करने के लिए बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, अपने मैंटीसा की वैल्यू को यूज करते हैं। ओके, तो मैं पहले आपको वो टेबल दिखा दूं जहां से हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। अब ये है वो टेबल, आपके बुक के पीछे लास्ट में उन्होंने दिया होगा एंटी लॉग का टेबल। ये सारी वैल्यूज उसके अंदर लिखी भी हुई हैं, इनको हमने यूज करना है। अब इस एंटी लॉग के अंदर जितनी जितनी वैल्यूज मुझे चाहिए, मैं सिर्फ उतना टेबल आपके सामने बनाकर उसके अंदर से वैल्यू फाइंड करके आपको दिखा देता हूँ। तो जितना मुझे टेबल चाहिए वो टेबल मैंने आपके सामने बना लिया। ये वो टेबल है जिसकी मदद से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अपना एंटी लॉग फाइंड करेंगे। अब एंटी लॉग, इस वाली वैल्यू का एंटी लॉग फाइंड करने के लिए हमें क्या यूज करना है, हमें अपने मैंटीसा की वैल्यू को यूज करना है।
अब मैंटीसा के अंदर सबसे पहले आपने देखना है कि पॉइंट के बाद पहली दो वैल्यूज कौन सी हैं। तो पहली दो वैल्यूज हमारे पास है 0 0। तो एंटीलॉग का जब आप टेबल देखेंगे तो सबसे पहले ही आपको 0 0 वाले दो नंबर नजर आ जाएंगे। तो इस लाइन में आपको 0 0 मिल गया, आपने इसको देख लेना है। अब इन दो जीरो के बाद तीसरा डिजिट कौन सा मेरे पास 6 है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने इन 0 0 वाली लाइन में ही ऊपर से 6 वाले कॉलम को देखना है। देखें ये 0 0 वाली लाइन थी, इसी के बिल्कुल सीधे आपने जाते जाना है। कहाँ तक जाना है? ऊपर वाले 6 वाले कॉलम तक जाना है। तो वो ये वाला नंबर आ गया मेरे पास। देखें 6 वाली लाइन में ये वाला नंबर मौजूद है। तो 00 के बाद 6 था, तो मैं भी 00 के सामने 6 वाले कॉलम तक चला गया। तो मेरे पास कौन सा नंबर आया? 1014। इसको लिख लेते हैं। तो मेरे पास नंबर आ गया 1014, ये नंबर आ गया। अब उसके बाद आप देखें कि तीसरे के बाद चौथा नंबर भी मौजूद है और वो है 5। अब आप क्या करेंगे कि मजीद आगे जो मीन डिफरेंस वाला कॉलम है ना, हिस्सा है, उसके अंदर से 5 वाली लाइन में से भी आप कोई ना कोई नंबर लेंगे। तो आपने इसी 0 0 की लाइन से बिल्कुल सीधा जाना है और कहाँ तक जाना है? जहाँ तक ये 5 वाला कॉलम स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक। ये देखिए, तो 5 के नीचे क्या आ गया? 1 आ गया। 1 आ गया। अब आप इस 1 को भी लिखेंगे, तो आप इसके अंदर प्लस कर देंगे 1 को। ओके, तो सबसे पहले फिर सुन ले कि पहले जो दो डिजिट होंगे पॉइंट के बाद, आपने उनको यहाँ से ढूंढना है, अपने इस रो में से ढूंढना है। पहला कॉलम जो होता है उसमें से आपने देखना है कि ये पहले दो डिजिट्स कहाँ पे है। उसके बाद आपने देखना है तीसरे डिजिट को। तो उसी पहले दो डिजिट्स वाली लाइन में या उसी रो के अंदर ऊपर से जो 6 कॉलम होगा, वहां पे जो कॉमन नंबर मिलता होगा दोनों का, आपने उस नंबर को लिख लेना है। फिर अगर 4 डिजिट मौजूद है तो 4th डिजिट को आपने मीन डिफरेंस के अंदर ढूंढना है। तो आपने बिल्कुल सीधा जाना है और जहां पर जैसे कि 4 डिजिट 5 था, तो आप क्या करेंगे? मीन डिफरेंस वाले टेबल में जो 5 वाली लाइन है वहां से आपने देख लेना कि 0 0 के सामने, मतलब 0 0 मैं क्यों कह रहा हूँ, ये हमारे पहले दो 0 0 थे ना, तो इनके सामने बिल्कुल सीध में जो 5 वाले कॉलम के अंदर जो नंबर मिल रहा होगा, आपने उसको जमा कर देना है पहले वाले नंबर के अंदर। इस तरीके से आपने इनको जमा कर देना है। तो आपके पास आपका एंटीलॉग आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुका होगा। अब मुझे इस टेबल की ज़रूरत नहीं है, जो मुझे लिखना था वो मैंने लिख लिया। मैं इसको अब रिमूव कर देता हूँ। तो जब आप इन दोनों को जमा करेंगे तो आपके पास आएगा 1015। ये आपका एंटीलॉग आ चुका है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान में रखें, आपने अब इसके अंदर पॉइंट को लिखना होता है कि पॉइंट भी डालना होता है। पॉइंट कहाँ पे आएगा? फर्स्ट वैल्यू के बाद, सेकंड के बाद, थर्ड के बाद कहाँ पर आएगा? अब ये पॉइंट कहाँ पर आएगा ये हमें बताता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो सबसे पहले एक बात ध्यान में रखें कि आपकी जो एंटीलॉग की वैल्यू होती है ना, तो रेफरेंस पोजीशन होती है ये फर्स्ट डिजिट के बाद। मैं इसको जरा खुला करके लिख देता हूँ इस तरीके से, 1015। अच्छा, अब पॉइंट आपको कहाँ पे लगाना है उसके लिए पहले आप ज़हन में रख लें कि रेफरेंस पोजीशन होती है आपके पास ये वाली। पहले डिजिट के फौरन बाद वाली पोजीशन होती है रेफरेंस पोजीशन। आपने ये देखना है कि यहाँ से एक कदम पीछे जाना है या एक कदम आगे जाना है, कितनी आपने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, वो आपको बताता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि करेक्टर आपका 0 है, तो इसका मतलब यह है कि आपने बिल्कुल भी कहीं मूव नहीं करना, आपने बिल्कुल यहीं पर ही पॉइंट को लगा देना है। तो लिहाजा मैं अपने पॉइंट को अपनी रेफरेंस पोजीशन पर ही लगा दूंगा, यहाँ पर ही। तो ये मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास एंटीलॉग की वैल्यू आ गई। ओके, इसको फिर से देख लें कि आपने जब पॉइंट लगाना है, पॉइंट लगाने के लिए सबसे पहले जो पहला डिजिट होता है ना, पहला नॉन जीरो डिजिट, वो होती है आपके पास रेफरेंस पोजीशन होती है, उसके पीछे वाली जगह। आपने उस पोजीशन के लिहाज से देखना होता है कि मुझे एक डिजिट छोड़ना है, दो डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, या 3 के बाद लगाना है, या जितने भी डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, वो आपको बताता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा यहाँ पर है ही 0 था, तो 0 का मतलब है कि आपने कहीं मूव नहीं करना, यही आपकी रेफरेंस पोजीशन पर ही आपका पॉइंट लगेगा। तो हमने वहीं पर ही हमने अपना पॉइंट लगा लिया। तो लिहाजा मेरे पास क्या आ गया? मेरा एंटीलॉग आ गया इस वाली वैल्यू का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, log x इज इक्वल टू 1.192। अब इसमें भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले
जो वैल्यूज तो मुझे दी हुई है, log दिया हुआ है x का, उसमें से हम अपना करैक्टर और मेंटीसा लिख लेते हैं। तो आपको बताया था कि पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है हमारा करैक्टर, तो लिहाजा ये मेरे पास क्या करैक्टरिस्टिक्स 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ। और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है हमारा मेंटीसा, तो लिहाजा मैं यहाँ पे मेंटीसा की हेडिंग देकर अपना मेंटीसा भी लिख लेता हूँ। मेंटीसा मेरे पास क्या होगा 0.192, तो ये मैंने मेंटीसा लिख लिया। अब मुझे बेसिकली x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मुझे दोनों तरफ लेना पड़ेगा एंटी लॉग, तो मैंने दोनों तरफ ले लिया एंटी लॉग, इस साइड पे भी एंटी लॉग ले लिया और इस साइड पे भी एंटी लॉग ले लिया। अब एंटी लॉग इस लॉग को खत्म करेगा तो मेरे पास बचेगा x इज इक्वल टू, अब इस वाली वैल्यू का आपने लेना है एंटी लॉग। इसका एंटी लॉग लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने इस मेंटीसा की वैल्यू को अपने एंटी लॉग के टेबल के अंदर देखना पड़ेगा। तो मैं आपके सामने एंटी लॉग का टेबल लेके आता हूँ। तो आपके सामने एंटी लॉग का टेबल मौजूद है। आपने क्या करना है, एंटी लॉग के टेबल के अंदर सबसे पहले अपने मेंटीसा की पहली दो वैल्यूज को देखना है आपने। पहली दो वैल्यूज क्या है, मेरे पास 19 है, 0.19, तो आप भी देखेंगे 0.19 कहाँ पे है, तो ये मेरा 0.19 वाली वैल्यू आ गई। अब आपने जिस भी नंबर को देखना है, इसी लाइन के इसी नंबर के सामने वाले नंबर्स में से किसी ना किसी नंबर को देखना है। अब क्या करेंगे, आप 19 के आगे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो आपने देखना है 19 के आगे जो ऊपर से 2 वाला कॉलम है ना, कौन सा नंबर आ रहा है, तो 19 के आगे बिल्कुल ये वो नंबर है जो कि कॉलम 2 में मौजूद है। ठीक है, तो मेरे पास नंबर है 1556, इसको हम लिख लेते हैं। तो 1556 हमने अपने नंबर को लिख लिया। अब हमने अपने नंबर को लिख लिया। देखिए हमने किया क्या, सबसे पहले दो नंबर को देखना है। पहले दो नंबर 19 बनते हैं 19, तो आपने 19 वाले नंबर को देख लिया यहाँ पर। देन आपने देखना है कि 19 के बाद पहला नंबर कौन सा है, पहला नंबर 2 है, तो आप क्या करेंगे, इस 19 के बिल्कुल सामने जो 2 वाले कॉलम में नंबर मौजूद होगा आप वो लिख लेंगे, वो लिख लिया। अब तीसरे नंबर के बाद अगर चौथा नंबर होता तो उसको भी हम कहाँ देखते, अपने मीन डिफरेंस के अंदर देखते, लेकिन अभी नहीं है, तो फिलहाल मेरा काम यहीं तक ही खत्म हो जाएगा। तो 19 को देख लिया, 19 के आगे 2 था, तो 2 वाले कॉलम में जो नंबर था वो भी हमने देख लिया। तीसरा नंबर कोई नहीं है, तो अब कोई काम हम और नहीं करेंगे। तो बस इतना ही काम था हमारा अपने इस टेबल में से, तो टेबल को रिमूव कर देते हैं। अब ये जो वैल्यू हमने टेबल से देख के लिखी है ना, बेसिकली यही हमारा क्या है, एंटी लॉग है। बस इसके अंदर एक काम आपने ये करना है कि अब आपने पॉइंट को लगाना है कहीं पर। पॉइंट के लिए अब आपको सोचना पड़ेगा क्या करना है। तो देखें, ये जो पहला डिजिट होता है ना, उसके बिल्कुल पीछे वाली जो जगह होती है वो आप एज अ रेफरेंस पॉइंट लेते हो, रेफरेंस जगह लेते हो। आपने इसके अकॉर्डिंगली देखना है कि आपको एक डिजिट छोड़ना है, 2 छोड़ने हैं, 3 छोड़ने हैं, कितने डिजिट छोड़ने हैं। जितने भी डिजिट आपको छोड़ने होंगे आपने छोड़ के उस पॉइंट को लिख देना। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितने डिजिट छोड़ने हैं, वो हमें बताता है हमारा करैक्टर। करैक्टर कितना है, 1 है, तो आप इसका मतलब है कि आपने एक डिजिट छोड़ के पॉइंट को लिखना है। तो रेफरेंस पोजीशन ये है, यहाँ से मुझे एक डिजिट छोड़ना है, तो मैं अपना एक डिजिट छोड़ूंगा 5 और इसके पीछे लगा दूंगा पॉइंट को इस तरीके से 1 5। तो रेफरेंस पोजीशन से एक डिजिट छोड़ूंगा तो यहाँ पे आएगा पॉइंट और आगे आ जाएगा 5 6। ये बात ध्यान में रखिए, अगर आपका करैक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव है ना, तो आपने इस तरफ मूव करना है, अपनी राइट साइड की तरफ। तो देखिए करैक्टर पॉजिटिव था तो मैंने राइट साइड की तरफ मूव किया और एक डिजिट को छोड़ के पॉइंट लिख दिया। ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास एंटी लॉग आ गया मेरा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुका होगा अब तक कि एंटी लॉग कैसे फाइंड आउट किया जाता है। यहाँ तक मेरे पास अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद अपने पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने कि log x इज इक्वल टू -3.434। आपने इसमें से भी वही काम करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू जिसका log लिया गया ये माइनस में है। जब माइनस में होना तो फिर मसला पता क्या होता है। देखिए आपको ये तो चले पता है, शुरू वाली वैल्यू करैक्टर होती है और पॉइंट के बाद वाली मेंटीसा होती है। अगर मेरे पास करैक्टर यहाँ पे -3 आ रहा है ना, तो मेंटीसा भी मेरे पास क्या आएगा, मेंटीसा आपके अकॉर्डिंगली अभी आपके माइंड में क्या होगा, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू मेरे पास मेंटीसा हो गई 434.434। लेकिन ये जो मेंटीसा ये माइनस में होगा,
ये ध्यान में रखें, ये पूरी वैल्यू भी माइनस में है तो करेक्टर भी माइनस में होगा और मेंटिसा भी क्या होगा मेरा माइनस में आएगा, तो मेंटिसा के सामने भी हमें माइनस लिखना पड़ेगा। अब ये बात गलत है, मेंटिसा जो है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए हमारा, तो इसलिए अब मेंटिसा चूंकि माइनस आ रहा है तो अब ये काम ठीक नहीं है, इसको हमें प्लस में बनाना पड़ेगा। अब मेंटिसा को प्लस करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस वाले नंबर के अंदर किसी ऐसी वैल्यू को जमा कर देना है जिसको जमा करने से ये प्लस हो जाए। मिसाल के तौर पर मैं आपको करके दिखाता हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है log x इज इक्वल टू, अब ये क्या मौजूद है -3 है ना, मैं इसके अंदर 4 को प्लस भी कर देता हूँ और 4 को माइनस भी कर देता हूँ। इस तरीके से मैं -4 और +4 कर देता हूँ। उसका ये फायदा होगा, देखिए a की वैल्यू जमा कर दो और सेम उसी वैल्यू को माइनस कर दें तो हमारे सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाल चेंज नहीं होता क्योंकि आपने जितनी वैल्यू जमा किया उतनी माइनस भी किया। लेकिन ये करने से हमारा एक काम हो सकता है, वो अब काम मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। तो जैसा कि ये -3 था तो मैंने क्या कर दिया, -3 से बिल्कुल आगे बड़ा नंबर क्या होता है, 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, तो मैंने 4 को प्लस भी कर दिया और 4 को माइनस भी कर दिया। अब ये वाली जो वैल्यू है ये एज इट इज दिया आप लिखेंगे आगे, तो -3.434 ये लिख दिया। अब आप देखिए इनको आप करें -4 एज इट इज, ये जो +4 है और ये जो -3.434 है इन दोनों को आप माइनस करें। जब आप कैलकुलेटर पर इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा +0.566, ये आंसर आएगा। तो देखिए पहले ये माइनस में थी वैल्यू, अब ये क्या बन गया, प्लस बन गया। अब इस वाली वैल्यू में से हमने क्या करना है, अपना करेक्टर और अपने मेंटिसा को लिखना है। मैं इस वाली वैल्यू को कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकता हूँ -4 पॉइंट और बाकी ये वाली वैल्यू 566। ओके, अब बेसिकली ये वो वैल्यू है जिसके लिए हम अपना सारा काम करेंगे इस वाली वैल्यू में, क्योंकि इस वाली वैल्यू के अंदर आपका ये पहला जो डिजिट है वो तो करेक्टर है, लेकिन जो सेकंड डिजिट है 0.566 ये मेंटिसा होगा और ये पॉजिटिव है। आप देख सकते हैं कि ये क्या था, ये पॉजिटिव था। तो मेंटिसा मेरा चूंकि पॉजिटिव हो चुका है तो अब मेरे लिए काम करना आसान होगा। तो सबसे पहले अपनी इस नंबर में से करेक्टर और मेंटिसा को लिख लेते हैं। तो करेक्टर मेरे पास क्या आएगा -4 और मेंटिसा मेरे पास आएगा पॉइंट के बाद वाली वैल्यू और वो है मेरे पास 0.566, तो मेरे पास आ जाएगा 0.56 और 6 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने लेना है एंटी लॉग। तो मैं इस वाली वैल्यू का दोनों तरफ क्या लूंगा, एंटी लॉग लूंगा, ताकि एंटी लॉग लेने से लॉग खत्म हो जाए और x की वैल्यू आ जाए। तो मैं अब दोनों तरफ ले रहा हूँ एंटी लॉग, मैंने लिख लिया एंटी लॉग ले लिया मैंने इधर भी और इस साइड पे भी मैंने क्या ले लिया, एंटी लॉग ले लिया। अब ये जो एंटी लॉग है इस लॉग को कैंसिल कर देगा, तो कैंसिल कर दिया, यहाँ पे बचा x इज इक्वल टू, अब इस सारी वैल्यू का आपने क्या लेना है, एंटी लॉग लेना है। तो इसका एंटी लॉग लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके मेंटिसा की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा अपने टेबल में से। तो मैं अब अपने टेबल में से मेंटिसा की वैल्यू को फाइंड आउट करता हूँ। तो एंटी लॉग का टेबल आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि मेंटिसा के अंदर जो पहली दो वैल्यूज है वो 56 है। तो आपने भी अपनी मेंटिसा वाले टेबल के अंदर सबसे पहले किसको ढूंढना है, 56 को। तो ये 0.56 मुझे मिल गया। अब मुझे इसी 0.56 के बिल्कुल सामने ही अपने बाकी नंबर ढूंढने हैं। तो पहले दो नंबर जो थे मेरे पास वो थे 56, तो लिहाजा मैंने 56 को ढूंढ लिया अपने टेबल के अंदर। तो पहले दो नंबर ढूंढने के बाद फिर आपने देखना तीसरा नंबर कौन सा, वो लिखा हुआ है 6। तो मैं अब 56 के लाइन में ही 6 वाले कॉलम में देखूंगा कौन सा नंबर मौजूद है। तो ये 6 वाला कॉलम था और 56 के सामने कौन सा नंबर आया मेरे पास, 3681 आया। तो उसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 3681 ये मेरे पास आ गया मेरा एंटी लॉग। देखिए अब 6 के बाद कोई चौथा नंबर होता तो उसको भी हम मीन डिफरेंस के अंदर ढूंढ लेते, लेकिन वो नहीं है तो फिलहाल नहीं ढूंढेंगे। तो यहाँ तक जो काम टेबल से करने वाला था वो हमने कर लिया। अब अपने इस टेबल को यहाँ से रिमूव करते हैं। अब ये जो x की वैल्यू आई है ना आपके पास, ये तो आपका है लॉग, लेकिन अब आपने ये डिसाइड करना है कि आपने इस वाली वैल्यू के अंदर पॉइंट कहाँ पर लगाना है। वो डिसाइड करने के लिए आपको पहले अपनी रेफरेंस पोजीशन देखना होती है
तो पहले डिजिट के फौरन बाद क्या होती है, आपके पास रेफरेंस पोजीशन होती है। आपने इस पोजीशन के अकॉर्डिंगली डिसाइड करना होता है कि मैंने कितने डिजिट छोड़ के अपना पॉइंट लिखना है। अब ये डिजिट कितने छोड़ने हैं ये हमें हमारा करैक्टर बताता है। करैक्टरिस्टिक्स कितना है, -4 है, तो मतलब मुझे अपने पॉइंट को 4 डिजिट छोड़ के लिखना है। अब जैसा कि ये माइनस में है करैक्टर, तो मैं अब अपने पॉइंट को राइट साइड पर लेके जाने के बजाय लेफ्ट साइड पर लेके जाऊंगा। ओके, तो मुझे 4 डिजिट छोड़ने हैं लेफ्ट साइड पर और फिर अपने पॉइंट को लिख देना। तो देखिए पहला डिजिट तो ये 3 होगा जिसको मैं छोड़ूंगा। 3 के आगे मजीद भी मुझे डिजिट चाहिए, वो तो नहीं है, तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, मेरे पास 0 आएगा। तो मुझे 4 वैल्यूज मूव करवाना है ना पॉइंट को, तो पहली वैल्यू 3, फिर ये दूसरी वैल्यू, ये तीसरी वैल्यू और ये चौथी वैल्यू। 4 वैल्यूज पूरी हो गई रेफरेंस पोजीशन से। यहाँ से देखें 4 वैल्यूज पूरी होगी। अब मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, पॉइंट लगा दूंगा इस तरीके से। अब इस पॉइंट के आगे भी आपको एक 0 लगा लेना चाहिए। ये हमने लगा लिया, क्योंकि खाली पॉइंट भी लिख लें ठीक है, लेकिन पॉइंट से पहले 0 लिखना चाहिए, तो हम लिख लेते हैं। ले जी, यहाँ तक हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास प्रॉपर मेरा एंटी लॉग आ चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसके एंटी लॉग की भी समझ आ चुकी होगी। आप इसको करें, खुद करेंगे, जुबानी करेंगे, तो इंशाल्लाह ये आपको जल्दी क्लियर होते जाएंगे। यहाँ तक हमने अपना कर लिया क्वेश्चन नंबर 3। आप मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि ये भी माइनस वाला ही क्वेश्चन है जैसे इससे पहले किया हमने, तो सेम वही काम हम करेंगे। तो सबसे पहले आप समझे कि हमें करना क्या है। उसने कहा हुआ कि ये क्वेश्चन है, इसके अंदर से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हमें दोनों तरफ एंटी लॉग लेना पड़ेगा, जो काम हम आगे जाके करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखें, जो लॉग की वैल्यू उसने दी होती है ना, उसके पहले वाले हिस्से को हम कहते हैं करैक्टर और दूसरे वाले हिस्से को क्या कहते हैं, मैंटिसा, जो पॉइंट के बाद होता है। अब इस केस में जो मेरे पास करैक्टर है वो क्या होगा, -1 होगा, और जो मैंटिसा होगा वो मेरे पास क्या होगा, ये 5726.5726। ये मेरे पास क्या आ गया, मेरा मैंटिसा आ गया। लेकिन ये मैंटिसा भी माइनस में होगा, जो कि बात बिल्कुल ठीक नहीं है। अब ये माइनस में इसीलिए ही होगा क्योंकि ये सारी वैल्यू एक है और इस सारी वैल्यू के साथ माइनस था, तो लिहाजा मैंटिसा और करैक्टर दोनों ही माइनस होंगे, और माइनस प्लस होकर फिर आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी। तो लिहाजा आपके पास मैंटिसा माइनस में है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो मैंटिसा को हमें करना होता है पहले प्लस में कन्वर्ट, देन उसके बाद हम इसे सोल्व करेंगे। अब ये काम करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम अपनी इस वैल्यू के अंदर जो चीज प्लस करेंगे उसी चीज को माइनस भी कर देंगे। जैसा कि यहाँ पे शुरू में क्या लिखा हुआ है, 1, तो 1 से आगे एक बड़ा नंबर कौन सा होता है, 2 होता है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं 2 को इसके अंदर से माइनस भी कर दूंगा और 2 को इसके अंदर प्लस भी कर दूंगा, और बाकी सारी वैल्यू मेरे पास एज इट इज रहेगी, -1.5726। समझे आप कि मैंने अपनी इस वाली वैल्यू के अंदर 2 को प्लस भी कर दिया और 2 को माइनस भी कर दिया। अब आप इसे कैलकुलेटर पे फर्दर सोल्व करें, तो ये मेरे पास आया -2। इन दोनों को आपस में आप प्लस माइनस करें, तो 2 में से जब मैं इस वाली वैल्यू को माइनस करता हूं तो मेरे पास आ गया +0.4274। ये आ गया मेरे पास। ओके, अब आप देखें कि इनको आप मिला के लिख सकते हैं। ये -2 आपका एज इट इज, आप लिखे पॉइंट और बाकी ये वाली वैल्यू 4276। तो ये अब मेरे पास मेरी बेसिकली वो वैल्यू है जिसको मैं अब सोल्व करूंगा। इसके अंदर देखें, ये जो -2 है ये मेरा करैक्टर होगा, और ये जो -4276 है ना, ये मेरे पास क्या होगा, मेरा मैंटिसा होगा, और ये प्लस में मैंटिसा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये प्लस हो रहा था, तो लिहाजा अब मेरा जो मैंटिसा है वो प्लस में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब इन्हीं चीज़ों को लिख देते हैं। सबसे पहले आप देखें कि करैक्टर क्या है हमारे पास, करैक्टर पॉइंट से पहले वो है मेरे पास -2। मैंटिसा क्या है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, वो हमारे पास है 0.4276। ये आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका बेसिकली एंटी लॉग लेना है दोनों तरफ। हम इसका एंटी लॉग लेंगे तभी तो लॉग खत्म होगा और x की वैल्यू आएगी ना। तो मैं अब इसी चीज को लिख देता हूँ यहाँ पर कि हम ले रहे हैं एंटी लॉग दोनों तरफ। इधर भी एंटी लॉग लेंगे और इस साइड पे भी हम लेंगे एंटी लॉग।
यहाँ पर एक चीज़ की करेक्शन कर लें कि 4276 नहीं है, 74 है। तो 4274, यहाँ पर भी 4 आएगा और यहाँ पर भी 4 आएगा, नीचे ठीक लिखा हुआ है। अच्छा जी, ये हमने ले लिया दोनों तरफ एंटी लॉग। अब होगा क्या, इस एंटी लॉग से लॉग कैंसिल होगा तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा x इज इक्वल टू, अब इसका मुझे लेना है एंटी लॉग। इसका एंटी लॉग लेने के लिए क्या करूंगा, मैं इसके मेंटीसा की वैल्यू को देखूंगा अपने टेबल के अंदर। तो इसका मेंटीसा ये था, अब मैं इस वाले मेंटीसा की वैल्यू को अपने एंटी लॉग वाले टेबल में देखूंगा। तो टेबल आपके सामने मैंने बना दिया। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे मेंटीसा के अंदर पहली दो वैल्यूज क्या है, वो है 42। अपने एंटी लॉग के टेबल में 42 को ढूंढेंगे, तो ये रहा मेरा 42। अब 42 के आगे क्या लिखा हुआ है, 7। तो मैंने भी ये देखना है 42 के आगे सामने बिल्कुल 7 वाले कॉलम में, ये देखिए ऊपर 7 था ना, तो हम देखेंगे कि 7 वाले कॉलम में 42 के सामने कौन सा नंबर है, वो ये वाला नंबर है 2673। 2673 इसको लिख लेते हैं। तो मेरे पास है 267 और 3। अब इसके आगे देखिए 7 के आगे भी एक नंबर 4 है। अब इस वाले नंबर को 4 को मैं कहाँ ढूंढूंगा, अपने मीन डिफरेंस में देखूंगा। तो मुझे क्या करना है, 42 के बिल्कुल सामने अब मीन डिफरेंस का जो 4 वाला कॉलम है ना, उसमें से नंबर को देखना है। तो इसके बिल्कुल सामने 4 वाले कॉलम में जो नंबर मौजूद है वो 2 मौजूद है। तो लिहाजा इसके अंदर मैं क्या करूंगा, +2 करूंगा। ओके, तो पहले दो नंबर्स आपको अपने इस वाली रो में देखने हैं, फिर आपको ये देखना है उसी रो के बिल्कुल सामने 7 वाले कॉलम में कौन सा नंबर मौजूद है और 4 वाले कॉलम में कौन सा नंबर मौजूद है। तो 7 वाले में हमने ये देख लिया, 4 वाला जो कॉलम हमने देखना तो वो हमने मीन डिफरेंस वाले हिस्से में से देखना होता है। तो 4 वाले कॉलम में मौजूद था 2, तो लिहाजा मैंने इन दोनों को लिख लिया और इन दोनों को हमने क्या करना होता है, जमा करना होता है। तो अब इन दोनों को जमा करते हैं, तो जमा करते हैं उसके लिए अब टेबल की तो जरूरत नहीं है, टेबल को हम रिमूव कर देते हैं। तो टेबल रिमूव कर दिया। जब मैं इन दोनों को जमा करूंगा तो मेरे पास आएगा 2, 6, 7 और 5, ये आ जाएगा। यही मेरे पास क्या है, मेरा एंटी लॉग है। लेकिन इसके अंदर एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, अब आपने पॉइंट लगाना है। पॉइंट लगाने के लिए सबसे पहले अपनी रेफरेंस पोजीशन को डिसाइड करते हैं। ये है हमारे पास हमारी रेफरेंस पोजीशन। अब रेफरेंस पोजीशन से आगे या पीछे हमने पॉइंट लगाना है, उसके लिए हमें अपने करेक्टर को देखना पड़ेगा, वो क्या है। करेक्टर हमारे पास था -2। -2 का मतलब क्या है कि मुझे अपने पॉइंट को अपनी इस रेफरेंस पोजीशन से 2 कदम आगे लिखना है। माइनस का मतलब है कि आपने अपनी लेफ्ट साइड पे मूव करना है। कितना मूव करना है, 2 कदम मूव करना है, या कह लें 2 डिजिट मूव करना है। तो ये रेफरेंस पोजीशन पहला डिजिट तो 2 हो जाएगा। अब दूसरा डिजिट मौजूद नहीं है तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा। तो मैंने अपने 2 डिजिट से आगे क्या लिख देना, अपने पॉइंट को लिख देना। देखिए ये थी ना रेफरेंस पोजीशन, उससे 2 डिजिट के बाद क्या आ गया, पॉइंट आ गया। बाकी जो वैल्यूज हैं वो एज इट इज रहती हैं। तो ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी है। ओके, इस तरीके से हम एंटीलॉग फाइंड करते हैं और वो जो एंटीलॉग होता है वही हमारे पास हमारा आंसर है। नहीं जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अपना ये वाला क्वेश्चन भी सारा समझ आ चुका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अपने इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन 5 है आपके सामने, इसके अंदर भी आपको इसका x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, इसमें अब पहली बात ये कि ये नंबर पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो उसके अंदर हमें कुछ भी प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज ही सोल्व कर लेंगे हम। तो सबसे पहले ये जो मुझे दिया हुआ है log x, तो इसमें पहली वैल्यू मेरे पास क्या होगी, मेरा करेक्टर होगी। इसी चीज़ को मैंने लिख दिया कि मेरा करेक्टरिस्टिक्स कितना है, 4 है। अब पॉइंट के बाद वाली वैल्यू मेंटीसा होती है, तो लिहाजा मेरा मेंटीसा क्या होगा, वो ये होगा 0.3561। ये मेरे पास मेरा मेंटीसा आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एंटी लॉग की। अब दोनों तरफ देखिए ना, मुझे वैल्यू x की फाइंड करनी है तो लॉग तो खत्म करना पड़ेगा। तो लॉग खत्म करने के लिए दोनों तरफ हम लेंगे एंटी लॉग। तो हमने दोनों तरफ ले लिया एंटी लॉग। अब दूसरी चीज, एंटी लॉग क्या करेगा, इस लॉग को कैंसिल आउट करेगा। तो मेरे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, x इज इक्वल, यहाँ पे क्या रहेगा, देखिए एंटी लॉग फाइंड करना है मुझे इसका।
इसका एंटीलॉग फाइंड करने का तरीका क्या है कि मैं इसका मेंटीसा फाइंड आउट करूं। मेंटीसा कहाँ से फाइंड करूंगा? मेंटीसा की वैल्यू को मुझे कहाँ पे देखना है? मुझे एंटीलॉग के टेबल के अंदर देखना है। तो एंटीलॉग का टेबल अब चाहिए तो मैं आपके सामने एंटीलॉग का टेबल ले आता हूँ। तो मैंने आपके सामने अपना एंटीलॉग का टेबल बना लिया। अब यहाँ पर मुझे मेंटीसा की वैल्यू को ढूंढना है। सबसे पहले मेंटीसा के दो डिजिट्स कौन से? 35 है। तो 35 मेरे पास ये मिल गया यहाँ पर। तो 35 के आगे क्या लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है। अब आपने 35 के बिल्कुल सामने 6 वाली लाइन में, ये जो ऊपर 6 वाला कॉलम है ना, आपने देखना 35 के सामने 6 वाले कॉलम में क्या लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है 2270। तो वो मैं लिख लूंगा। मैंने लिख लिया 2270, इसको लिख लिया। अब 6 वाले कॉलम में जो मौजूद था वो मैंने लिख लिया। अब मुझे ये देखना 1 वाले कॉलम में क्या मौजूद है, लेकिन ये 1 मुझे कहाँ पे देखना है? अपने मीन डिफरेंस वाले हिस्से में देखना है। तो अगर मैं अपने मीन डिफरेंस वाले हिस्से में देखता हूँ कि 35 के सामने बिल्कुल मीन डिफरेंस के जो कॉलम 1 है, 1 कॉलम में क्या लिखा है? तो उसमें भी 1 ही लिखा हुआ है। तो लिहाजा इसके अंदर मैं क्या करूंगा? 1 को प्लस करूंगा। तो ये मेरे पास जो वैल्यू आएगी, इनको मैं कहूँगा ये मेरा एंटीलॉग है। इन दोनों को जमा करेंगे तो 2271 आएगा। टेबल की ज़रूरत नहीं है तो टेबल को रिमूव करते हैं यहाँ से। ये मेरे पास एंटीलॉग आ चुका है। लेकिन एक काम करना है हमें कि अपने पॉइंट को लगाना है कहीं पे। तो पॉइंट को लगाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? अपनी रेफरेंस पोजीशन चाहिए। देखिए ये होती है आपके पास आपकी रेफरेंस पोजीशन फर्स्ट पॉइंट के बाद, मतलब फर्स्ट डिजिट के बाद। अब रेफरेंस पॉइंट से आपको यहाँ तो लेफ्ट साइड पे पॉइंट को मूव करवाना है, यहाँ राइट साइड पे मूव करवाना है। तो जैसा कि करैक्टर हमारा पॉजिटिव है तो मुझे क्या करना है? मुझे अब राइट साइड पे मूव करवाना है। लेकिन कितना मूव करवाना है? 4 डिजिट तक मूव करवाना है। तो करते हैं अब x इज इक्वल टू 2। तो देखिए पॉइंट फर्द करें, अभी यहाँ पर है तो 4 डिजिट मूव करवाना है। तो पहला डिजिट ये वाला 2 आ जाएगा, दूसरा 7 आ जाएगा, तीसरा डिजिट 1 हो जाएगा। मुझे चूंकि 4 डिजिट तक मूव करवाना है, 4 डिजिट है ही नहीं है तो उसकी जगह पे क्या आएगा? 4 आएगा। तो मेरा अब 4 डिजिट के बाद मैं क्या लिखूंगा? अपने पॉइंट को लिखूंगा इस तरीके से। और लास्ट पे आपको ये चीज़ पता हो जानी चाहिए कि एंड पे पॉइंट लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं नहीं भी लिखता, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, तो इसका मतलब भी यही है कि लास्ट पे पॉइंट मौजूद है। तो यहाँ तक हमने इसका भी एंटीलॉग फाइंड आउट कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब इसका आंसर बुक में थोड़ा सा आपको डिफरेंट नज़र आएगा। बुक में क्या है? इसका आंसर है 227 के बाद 0 लगा दिया, उन्होंने 1 नहीं लगाया हुआ। लेकिन हमने टेबल की मदद से किया तो हमारा तो यही आंसर आ रहा है, तो लिहाजा यही ठीक है। यहाँ तक मेरा क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। इसके बाद हम मूव करते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 6 की तरफ। 6 क्वेश्चन आपके सामने है। इसके अंदर हमने, आप देख सकते हैं कि इसका जो लॉग है वो माइनस में है। तो इसको क्या करेंगे? जब भी माइनस में वैल्यू आ जाए, हम पहले उसके अंदर उसको प्लस या माइनस करते हैं किसी वैल्यू के साथ। तो देखिए ये -2 लिखा हुआ है, 2 के आगे क्या आता है? 3 आता है। तो मैं क्या करूँगा? मैं इस वाली वैल्यू के अंदर -2.0184, इसके अंदर मैं 3 को प्लस भी कर देता हूँ और इसी के अंदर मैं 3 को माइनस भी कर देता हूँ। ठीक है। अब इसको ये प्लस माइनस हम इसलिए करते हैं ताकि इसका जो मेंटीसा है ना वो क्या हो जाए? प्लस हो जाए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये काफ़ी चीज़ें आपको बताई हैं। तो लिहाजा ये -3 तो अभी एज इट इज रहेगा। इन दोनों को जब हम प्लस माइनस करेंगे, 3 में से करेंगे -2.0184, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.9816 प्लस 0.9816, ये चीज़ आ गई। अब आप इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं -3 एज इट इज़, फिर आप लिखेंगे पॉइंट और ये वाली वैल्यू 9816। अब इसके अंदर क्या चीज़ है कि इसके अंदर ये जो आपका मेंटीसा है ना ये पॉजिटिव है और करैक्टर आपका नेगेटिव है। लेकिन इस वाली वैल्यू में मसला क्या था कि इसका मेंटीसा भी नेगेटिव ही होना था। तो लिहाजा अब मैं इस वाली वैल्यू के अकॉर्डिंगली इसे सोल्व करूंगा। तो सबसे पहले जैसा कि उसने आपको इसका लॉग हमने देख लिया -3.9816 है। तो पहले अपने करैक्टरिस्टिक्स को लिख लेते हैं, फिर इसके अंदर से उसके मेंटीसा को लिख लेते हैं।
तो करेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो वो क्या होती है, पॉइंट से पहली वाली वैल्यू वो -3 है तो वो आ जाएगा -3। देन बात करते हैं इसके मंटीसा की, मंटीसा पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है तो वो आ जाएगी 0.9816, तो मंटीसा भी आ गया। इसके बाद हमें बात करनी है इसके एंटी लॉग की। हमें क्या करना है, बेसिकली इस वाली वैल्यू में से सिर्फ x को फाइंड आउट करना है, लॉग तो खत्म करना पड़ेगा। लॉग खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, तो उसी चीज को मैंने लिख दिया यहाँ पर, एंटी लॉग इस साइड का भी और देन एंटी लॉग इस साइड का भी। तो यहाँ पर आप देखिए जो लॉग है वो एंटी लॉग से कैंसिल होगा, तो यहाँ तो बचेगा सिर्फ x इज इक्वल टू, अब मुझे इसका एंटी लॉग लेना है। इसका एंटी लॉग लेने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके मंटीसा की वैल्यू को अपने एंटी लॉग के टेबल में देखूंगा। तो मैं अपने मंटीसा को एंटी लॉग के टेबल में देखता हूँ, तो पहले आपके सामने एंटी लॉग का टेबल में बना लेता हूँ। तो ये मैंने एंटी लॉग का टेबल बना लिया। मैं आपके सामने सिर्फ उतने टेबल लेके आता हूँ जितनी की मुझे ज़रूरत है, बाकी आपकी बुक के पीछे पूरे का पूरा टेबल है। बाकी तरीका वही है फाइंड करने का जो मैं आपके सामने भी करूँगा। हमने क्या करना है, हमने अपने मंटीसा की वैल्यूज़ को इस एंटी लॉग के टेबल में ढूंढनी है। तो सबसे पहले आपने दो वैल्यूज़ को देखना होता है। पहली दो वैल्यूज़ क्या है, 0.98। तो देखिए 0.98 आपको कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा सेकंड लास्ट पे। अब हमें 0.98 के सामने क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो मुझे ये करना है कि 98 के सामने बिल्कुल 1 वाले कॉलम में कौन सा नंबर है। तो 98 के सामने 1 वाले कॉलम में जो नंबर मौजूद है वो ये है 9572। इसको लिख लेते हैं, तो है 9572। अपने इस नंबर को लिख लिया। देन आप देखें कि 1 के बाद क्या मौजूद है, 6 मौजूद है। तो अब आपने 98 के बिल्कुल सामने 6 वाले कॉलम में देखना है कौन सा नंबर है। लेकिन अब की बार आप जो 6 वाला कॉलम लेंगे वो मीन डिफरेंस में से लेंगे। तो 6 वाले कॉलम के अंदर मेरे पास जो नंबर मौजूद है वो 13 नंबर मौजूद है, 13। तो मैं इस वाले के अंदर क्या कर दूंगा, 13 को जमा कर दूंगा। इनको जमा करके मेरे पास मेरा एंटी लॉग आ जाएगा। अब टेबल से जो वैल्यू चाहिए थी वो लिख ली, तो टेबल को रिमूव करते हैं यहाँ से। अब इन दोनों को जब हम जमा करते हैं ना, तो जमा करके हमारे पास आता है 9585, ये आ जाता है। ये आपका एंटी लॉग तो आ चुका है, लेकिन अभी इसमें से आपको अपने पॉइंट को कहाँ पर लिखना है ये डिसाइड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने करेक्टरिस्टिक्स को देखना है। तो ये होती है हमारे पास हमारी रेफरेंस पोजीशन, पहले डिजिट के फौरन बाद। आपने पहले डिजिट से आगे या पीछे की तरफ पॉइंट को लेके जाना होता है। अब कितना आगे लेके जाना है या कितना पीछे लेके जाना है वो आपको करेक्टर बताता है। करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास था -3, तो मतलब मुझे अपने पॉइंट को 3 डिजिट छोड़ के लिखना है। और कौन से तीन डिजिट छोड़ने हैं, अपने इस साइड पर, अपनी लेफ्ट साइड पर लेके जाने हैं। ठीक है, क्योंकि माइनस में है ना, तो माइनस में लेफ्ट साइड पर और प्लस में हो तो राइट साइड पे जाते हैं हम। तो मैं अब अपने लेफ्ट साइड पर पॉइंट को लेके जाऊंगा 3 वैल्यूज। तो पहली वैल्यू तो ये 9 आ जाएगी, दूसरी वैल्यू नहीं है तो उसकी जगह 0.0 आएगा, तीसरी भी नहीं है तो उसकी जगह 0 आएगा। तो देखिए रेफरेंस पोजीशन यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा मेरा पॉइंट। तो कितनी वैल्यूज मैंने छोड़ी, 3 छोड़ी। करेक्टर भी क्या था, 3 था। तो लिहाजा यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना पॉइंट लिख दूंगा। तो अपने पॉइंट को अब लिख देंगे हम यहाँ पर, ये आ गया मेरे पास मेरा पॉइंट। बाकी जो वैल्यू के नंबर थे वो एज इट इज रहेंगे। तो 585 वो एज इट इज। इसमें सिर्फ आप पॉइंट अगर लिख रहे हो ना खाली, तो वो ज्यादा बेहतर नहीं है। आपको क्या चाहिए, पॉइंट से पहले आपको 0 लिखना चाहिए। नहीं जी, इस तरीके से हमने इस वाली वैल्यू का भी क्या कर लिया, एंटी लॉग फाइंड आउट कर लिया। यही आपका आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुका होगा। अगर आपने कुछ पूछना हो, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, तो आप जरूर कमेंट करें। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन थे वो तो सॉल्व हो चुके हैं। अगर आप देखें तो ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन कुछ एक कॉन्सेप्ट है जो भी आपको मैंने बताने हैं, जो ज़रूरी है बताने। तो पहले उनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो उन पे बात करते हैं। तो आपकी बुक में अगर आप देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है टॉपिक है नेचुरल लॉगरिथम, इसके बारे में बात करते हैं। हमने जैसे कि पहले ये चीज़ पढ़ी हुई है कि जो लॉग होता है उसके यहाँ पे नीचे कोई ना कोई बेस भी होती है। कोई भी बेस हो सकती है, 2 भी बेस हो सकती है। अगर बेस 10 हो तो उस तरह के लॉग को हम क्या कहते हैं, कॉमन लॉग कहते हैं। अगर बेस में 10 आ जाए तो उसे हम कहते हैं ये हमारा क्या है,
ये कॉमन लोगरिथम है। इसी तरीके से अगर मेरे पास बेस के अंदर एक नंबर होता है ई, वो नंबर आ जाए तो देन उस तरह का जो लोग होता है ना, उससे हम क्या कहते हैं, नेचुरल लोग कहते हैं। नेचुरल लोग कहते हैं उस तरह के लोग को जिसकी बेस क्या होती है, ई होती है। अब ये ई क्या है, ई हमारे पास एक नंबर है जिसे हम कहते हैं यूलर कांस्टेंट। ये हमने अपने इससे पहले वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में भी इस पे बात की थी। ई एक नंबर है, इसकी जो वैल्यू है वो है 2.71828। ये चलती जाती है, रुकती नहीं है। इसे हम क्या कहते हैं, यूलर कांस्टेंट कहते हैं। यूलर कांस्टेंट, ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इस नंबर को डिस्कवर किया था। तो अगर मेरे पास किसी लॉ की बेस ई हो तो उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल लॉ कहते हैं। अब नेचुरल लॉ को लिखने के तरीके हैं, तो उसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन नेचुरल लॉ को लिखने के लिए सिंपल हम क्या यूज करते हैं, एल और एन, इस तरीके से लिख देते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है कि एज नेचुरल होगा, और अगर नेचुरल होगा तो उसकी बेस क्या होगी, ई होगी। इस तरीके से हम लिख दिया करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक एमसीक्यूज भी है। अगर मैं यूं लिखूं नेचुरल लॉ आगे ई लिख दूं तो इसका आंसर क्या आएगा। आपको ये हमने पहले वाले चैप्टर में ये चीज पढ़ी थी कि अगर किसी लोग पे, जैसे मैं लिख के दिखा देता हूँ, चले अगर जैसे ये लोग है, इसकी बेस 3 है और इसके वैल्यू भी आगे 3 ही आ जाए तो उसका जो आंसर होता है वो आंसर हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। ये चीज हमने पढ़ी हुई है। बेस अगर सेम हो जाए, बेस और आगे वाली वैल्यू दोनों सेम हो जाए तो आंसर 1 आ जाता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है नेचुरल लॉग ऑफ ई। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है ना, नेचुरल लॉग ऐसा लॉग जिसकी बेस क्या होगी, ई होगी। आगे भी क्या लिखा हुआ है, ई ही लिखा हुआ है। बेस और आगे वाली वैल्यू सेम है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो लिहाजा नेचुरल लॉग ऑफ ई का आंसर भी क्या बनता है, हमारे पास 1 ही बनता है। और क्यों बनता है उसकी मैंने रीजन आपको बता दी। अब आपकी बुक में ये जो एग्जाम्पल लिखी हुई है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको जरा देखें, ये इसका आंसर 2 कैसे है। उसने लिखा हुआ है मैं इसको रेज कर दूं जरा, जगह बन जाए, इसकी भी जरूरत नहीं है। उसने लिखा हुआ है ना कि नेचुरल लॉग ई की पावर 2। देखिए, ये लॉग के कानून जो होते हैं ना, वो चाहे नेचुरल लॉग हो या कोई भी लॉग हो, सेम ही है। तो जो पावर होती है वो शुरू में आ सकती है, तो 2 आ जाएगा शुरू में। नेचुरल लॉग ऑफ ई एज इट इज रहेगा। अब ये भी आपको बताया कि नेचुरल लॉग ई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 2 1 से मल्टीप्लाई होगी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो लिहाजा नेचुरल लॉग ऑफ ई स्क्वायर का जवाब क्या आ गया, 2 आ गया। इस तरीके से उसने ये लिखा हुआ है। तो ये सारी बातें हैं जो नेचुरल लॉग वाले टॉपिक में लिखी हैं, वो मैंने आपको बता दी। आप इसको अच्छे से पढ़ लें, उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, क्योंकि ये सारी वही बातें हैं जो मैंने आपको अभी अभी समझाई हैं। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो रह गया था बताने वाला। अब ये क्यों हम यूज करते हैं, उसने आपकी बुक में ये भी लिखा हुआ है। उसने लिखा हुआ है द नेचुरल लॉगरिथम इज कॉमनली यूज इन मैथमेटिक्स। इसको ज्यादातर मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है, पर्टिकुलरली इन कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर इसको ज्यादा यूज किया जाता है। अब ये कैलकुलस क्या होती है, इंटर की क्लासेस में हम कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे। वहां पर हम डिफरेंशियल इक्वेशन और देन बाकी सारी चीजें पढ़ेंगे, तो वहां पर इन चीजों को डिस्कस किया जाएगा। देन वो कहता है कि और इसे कहाँ यूज किया जाता है, टू डिस्क्राइब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, डिके एंड मैनी अदर नेचुरल फिनोमिना। मतलब आपके जो डेली लाइफ में एटम्स टूट रहे हैं, नए एटम में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये इस तरह की जो ग्रोथ है उसमें भी नेचुरल लॉ को यूज किया जाता है। अभी देखिए, आपने नेचुरल लॉ के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। आप बाकी जब आगे वाली क्लासेस में जाएंगे आप देखेंगे कि ज्यादातर हम नेचुरल लॉ ही यूज करते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट यूज है इसका, जो कि हमने देख लिया। मजीद आप इसको आने वाली क्लासेस में एक्सप्लोर करते जाएंगे। अभी के लिए जितना पता होना चाहिए था वो आपको बता दिया। एक और चीज़ है जो आपको यहीं से ही मिल जाएगी, आप देखें लिखा भी हुआ है कि स्विस मैथमेटिशियन एंड फिजिस्ट लियोनहार्ड यूलर इंट्रोड्यूस ई। इन्होंने ई को इंट्रोड्यूस करवाया था फॉर द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम की बेस के लिए। अच्छा, नेक्स्ट आप देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज आपकी बुक में उन्होंने बनाई हुई है, ये चीज एंटी लॉगरिथम का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो देखिए आपके पास 4 की पावर 5 लें तो ये आता है। अब ये जो 4 है इसको तो हम बेस कहते हैं, ये जो ऊपर पावर होती है बेसिकली इसी को ही हम क्या कहते हैं, लॉगरिथम कह रहे होते हैं। और इनका जो जवाब आता है उसे हम क्या कहते हैं, वो उसे हम एंटी लॉगरिथम कहते हैं।
यहाँ पे ये बात ध्यान में रखिएगा कि जैसे अगर यूं लिखा हुआ है ना मेरे पास कोई log की फॉर्म में कोई वैल्यू है, तो उसको हम पावर की फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखते हैं। आपको पता है अगर कोई वैल्यू log में लिखी हो तो पावर में लिखने का क्या तरीका है कि आपने इक्वल की उधर वाली साइड को बेस की पावर में लेके आना। बेस बी है, बी की पावर में आना y, तो y आ गया, इक्वल के इधर क्या आएगा x आएगा। अब इस केस में मेरे पास ये जो x है ये क्या है, एंटी लॉग है। आपको पता है किसी भी पावर का जो आंसर होता है वो एंटी लॉग है। अब अगर आपके सामने सिंपल यूं लिखा हो कहीं पर इस तरीके से कि log bx इज इक्वल टू y, यूं लिखा हो, और वो आपसे पूछे बताए इसके अंदर एंटी लॉग क्या है, तो तब आपने बताना है कि log के बिल्कुल साथ वैल्यू जो लिखी होती है ना x, वही हमारे पास क्या होगा, हमारा एंटी लॉग होगा। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसी x ने क्या होना होता है, ये इक्वल के दूसरी तरफ जाना होता है ना, जैसा कि आपके सामने अभी मैं लिख कर दिखा देता हूँ। चले मैं इसको अगर पावर की फॉर्म में लेके आऊंगा तो y किसकी पावर में आएगा, b की पावर में आएगा, तो b की पावर में y आ जाएगा, इक्वल के इधर क्या आएगा, x आएगा। तो x मेरे पास क्या होगा, मेरा एंटी लॉग होगा। तो लिहाजा अभी log की फॉर्म में log के साथ x लिखा था तो वो क्या होगा, एंटी लॉग। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो वैल्यू log के साथ लिखी होती है ना वही हमारा क्या होती है, एंटी लॉग होती है। ये कॉन्सेप्चुअल चीज है, उसने ये चीज लिखी भी हुई है। देन प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ऑफ x इज कॉल्ड द एंटी लॉगरिथम ऑफ y, कि x को फाइंड करने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, y का एंटी लॉगरिथम कहते हैं। ये कुछ बातें हैं छोटी छोटी जिसके बारे में पता हो, क्योंकि अक्सर इंटरव्यूज में इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। तो जैसा कि स्टार्टिंग पर मैंने कहा था कि आप इस पूरी वीडियो के दौरान सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड किया जाता है, ये भी सीख लिया। मेंटिसा कैसे फाइंड किया जाता है ये भी सीख लिया। कॉमन लॉगरिथम किसे कहते हैं, एंटी लॉगरिथम क्या होता है, ये कैसे फाइंड करते हैं, और नेचुरल लॉ के बारे में सीखेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट भी सीखे और अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको जैसी भी लगी है आपने कमेंट में लाजमी बताना है, कमेंट लाजमी किया करें, और अगर अच्छी लगती है तो फिर शेयर करके लाइक भी कर दिया करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।